हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट द सेशन। लेट्स गो, लेट्स गो। यस, 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 यस। लेट्स चेक एवरीथिंग, लेट्स चेक एवरीथिंग। थोड़ी ऑडियो और वीडियो चेक हो जाए। चेक, चेक मारो, चेक मारो। लेट्स सी। ऑलराइट, आई बिलीव वी आर लाइव। आई बिलीव वी आर लाइव। ओके, ओके। तो तो हेलो, 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 हेलो। यस, पीपल आर ज्वाइनिंग। लेट्स गो, लेट्स गो. You can type in the chat. The chat is private, so only I'll be able to see your messages. भेजो भाई, भेजो, मैसेज भेजो। कोई हाय हेलो, कुछ तो हाय हेलो, हाय हेलो, हाय एंड हेलो, हाय, हाय सम्राट, हाय अभिषेक। लेट्स गो। यस, 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 यस। ऑलराइट, तो मैं फटाफट से तुम्हें एक बारी। यस, हाय आशुतोष। यस, यस, गुड आफ्टरनून सर जी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। लेट्स गो। तो मैं फटाफट से तुम्हें एक बारी फटाफट से तुम्हें थोड़ा शेड्यूल बता देता हूँ कि हम कैसे क्लास ये लेने वाले हैं। एक तो मैं फर्स्ट तुम्हें पढ़ाऊँगा, फर्स्ट तुम्हें मैं पढ़ाऊँगा मेन बुक से, जो कि है हमारी द रेलेवेंट बुक। द रेलेवेंट बुक से मैं सारा तुम्हें एक बार चैप्टर पढ़ाऊँगा, ताकि तुम्हारा सारा काइंड ऑफ ऐसे हो जाए कि चैप्टर तुमने मेन बुक से सारा कवर करा है। फिर उसके बाद उसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। फिर हम इसको चैप्टर को साइड में रखेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे सेम नेक्स्ट डे मेन बुक से, फिर क्वेश्चन आंसर से। फिर जब मेरे को लगेगा कि एक चैप्टर, दो चैप्टर, तीन चैप्टर ऐसे कुछ हो गए, तीन चार चैप्टर्स, तो उनको हम दोबारा एक बार रिवीजन बुक से रिवाइज करेंगे, द सेवियर बुक से उसको रिवाइज करेंगे। फिर उसके बाद हम बोलेंगे कि अब भैया हमारा चैप्टर दो बार रिवाइज हो चुका है और उसके क्वेश्चन आंसर्स भी कवर हो चुके हैं। एंड ऑफ कोर्स डाउट्स तो हम साथ साथ में चलते रहेंगे, तो तुम्हें कहीं भी डाउट आता है तो तुम बिंदास यहाँ पे चैट में लिखो, ठीक है। लेट्स गो, ठीक है। ऑफ कोर्स इस बैच में, सेवियर बैच के फर्स्ट लेक्चर में आई एम एज्यूमिंग, ये तो ऑफ कोर्स पहले से ही प्रिजम्पशन है, ये तो ऑब्वियस वाली, कि हमने जीएसटी के लेक्चर्स या जीएसटी के बारे में हमें बेसिक नॉलेज है, तो हम बहुत ही बेसिक से स्टार्ट नहीं करेंगे कि मैं जीएसटी ही समझाने लग जाऊँ कि सप्लायर जो है वो टैक्स चार्ज करके रिसिपेंट से पैसे लेता है, फिर सप्लायर गवर्नमेंट को देता है। उतने बेसिक से तो हम ऑफ कोर्स आगे हैं, राइट। लेट्स गो, ठीक है। बिंदास जो मन में डाउट्स आते हैं एकदम लिखते जाओ, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। लेट्स गो। तो हम अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें, जीएसटी इंट्रोडक्शन एंड लेवी। बहुत बेसिक्स तो तुम्हें सबको पता है कि भाई टैक्स क्या होता है। पेक्यूनरी बर्डन दैट इज़ अ लेड अपॉन एन इंडिविजुअल या प्रॉपर्टी ओनर्स, जो गवर्नमेंट हमसे चूसती है ताकि ऑफकोर्स डेवलपमेंट में या कहीं खर्चे पे लग सके। डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स जिसका बर्डन, जिसकी इनकम होती है उसके ऊपर होता है। इनडायरेक्ट टैक्स जिसका बर्डन आगे कंज्यूमर पे शिफ्ट होता रहता है। लेट्स गो। भाई टैक्स होता क्यों? ऑफकोर्स ताकि सरकार कुछ ना कुछ काम कर सके। ये एग्जाम के लिए इतना रेलिवेंट नहीं है। लेट्स गो। अभी हम चलते हैं मेन चीज़ों पे, डैट इज बेसिक एग्जांपल ऑन हाउ डज जीएसटी वर्क, ये हमें आती है। जीएसटी किस पे लगता है? ऑल ऑफ इंडिया पे। इंडिया में क्या क्या आता है देखो, ये तुम्हें इंडिया का मैप पता है, इंडिया का मैप पता है। एक तो इंडिया के जो तुम्हें टेरिटरी पता है, ये पूरा मैप जो तुम्हें टेरिटरी पता है, एक तो इसके ऊपर। लेट्स गो। एक ये जो ये जो हमारी वो है यूनियन टेरिटरीज, ये जो हमारी यूनियन टेरिटरीज है बाहर, लक्षद्वीप आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, और जो हमारी अदर टेरिटरीज हैं, ये सब चीज़ें। उसके अलावा सर, उसके अलावा यहाँ से जो तुम्हारी इंडियन ओशियन स्टार्ट हो जाती है, ये जो तुम्हारा लैंड है ना, लैंड, यहाँ से जो तुम्हारी इंडियन ओशियन ये स्टार्ट हो जाती है, यहाँ पे एक तो 12 नॉटिकल माइल्स तक टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया है। फिर उसका आगे कंटीगस जोन है। फिर उसके आगे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, जहाँ पे सारे रिलायंस वगैरह या और भी कंपनीज मिलकर तेल निकालते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल होती है। ये सारा इंडिया का ही पार्ट है, ठीक है। इतना बेसिक पता ही होता है सबको वैसे, बट स्टिल स्टेट्स, सारी स्टेट्स जो जीएसटी के अंडर है वो जीएसटी के अंडर स्टेट्स हैं ऑफ कोर्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो कुछ यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर है उनको भी स्टेट्स गिना गया है, जैसे दिल्ली, पौंडीचेरी एंड जम्मू कश्मीर, इनको भी स्टेट्स गिना गया जीएसटी के अंडर, तो इनके ऊपर भी सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है। एंड ऑफ कोर्स 6 हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, लद्दाख, चंडीगढ़ एंड अदर टेरिटरी, ठीक है। लेट्स गो। ये तो हो गया हमारा बहुत बेसिक, बहुत ही बेसिक। अब आएगी चीज़ कि भाई एग्ज़ाम के लिए जो रेलिवेंट है ना भाई। जस्ट मैं बता दूं एक बारी कि तुम क्वालिटी या कुछ भी है तो वहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो, वीडियो पे क्लिक करके वहाँ पे नीचे सेटिंग्स में क्वालिटी, स्पीड सब कुछ एडजस्ट हो जाता है। ऑलराइट, लेट्स गो। अब स्टार्ट करते हैं हम लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क।
कि भाई देखो ऐसा है, जीएसटी आने से पहले क्या था। वैसे तो मैं सही बात बताऊं, ये जो पोर्शन है ना सारा, कि जीएसटी के पहले कौन से टैक्सेस होते थे, उससे पहले फ्रेमवर्क क्या होता था, ये सारा ज़्यादा रेलेवेंट था ओल्ड सिलेबस में। 2019-20 वगैरह तक आते थे ये चीज़ें कि भाई है ना, ओल्ड टैक्सेस की कोई बातें चलती थी। अब तो बहुत टाइम हो गया जीएसटी का, अब तो 8 साल हो गए। तो अब तो सीधा वो वाली बात होती है कि जीएसटी हमारे लिए कैसी यूज़फुल है, या जीएसटी में क्या क्या सब्सिट्यूट हुआ है, मतलब जीएसटी के रिलेटेड एग्जाम में आएगा अगर टॉपिक आएगा भी तो। लेकिन फिर भी ऑफ कोर्स लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क क्या है जी, हमारा सीजीएसटी लेवी करने के लिए एक सीजीएसटी एक्ट है, सेम फॉर एसजीएसटी, सेम फॉर यूटीजीएसटी एंड सेम फॉर आईजीएसटी, कि सबको लेवी करने के लिए एक एक एक्ट बनाया गया स्पेशल अलग से, ठीक है जी। और ये सारे एक्ट्स वगैरह सब जो इनके अंदर रूल्स हैं वो सब ऑफ कोर्स तुम्हें पता ही है कि सब एक दूसरे के लिए सिमिलर है। मतलब सीजीएसटी जो है वो डेट इज सिमिलर टू एसजीएसटी एंड ऑफ कोर्स यूटीजीएसटी एंड ऑफ कोर्स आईजीएसटी, सारे सेम प्रिंसिपल के ऊपर चलते हैं, ठीक है। जीएसटी के फीचर्स क्या हैं वो हम ऑफ कोर्स आगे जाके पढ़ लेते हैं। अब भाई देखो चंडीगढ़ में क्या लगता है, बिकॉज चंडीगढ़ इज ए यूनियन टेरिटरी, सीजीएसटी एंड यूटीजीएसटी, ठीक है। और पंजाब में क्या लगता है, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। ये तो सबको पता है कि जीएसटी में 4 अपनी लेग्स हैं, 4 तरह की जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी एंड आईजीएसटी। सीजीएसटी इज लेविड बाय सेंटर, एसजीएसटी बाय स्टेट, यूटीजीएसटी बाय यूनियन टेरिटरी एंड आईजीएसटी बाय लेविड बाय सेंटर। लेट्स गो। आईजीएसटी कहाँ लगता है, जहाँ पे इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई होती है। इंटर स्टेट कौन सी होती है, बेसिकली 2 डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज हो या 2 डिफरेंट स्टेट हो, या बेसिकली एनी स्टेट और एनी यूटी हो। बेसिकली ये समझ लो कोई भी ऐसी सप्लाई जो इंट्रा स्टेट सप्लाई नहीं है वो इंटर स्टेट सप्लाई है, सिंपल। और इंट्रा स्टेट सप्लाई कौन सी होती है, जहाँ पे लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई आर इन द सेम स्टेट और यूटी, दैट इज योर इंट्रा स्टेट सप्लाई। लेट्स गो, लेट्स गो, ठीक है। और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी ऑफ कोर्स तुम्हारा इंटर स्टेट में आ जाता है। इसके ऊपर लॉ बनाने की पावर किसके पास है, सेंटर के पास। ये हम कहाँ पे पढ़ेंगे, ये हम कहाँ पे पढ़ेंगे, आगे आएगा आर्टिकल 269A, उसमें पढ़ेंगे कि अच्छा इंटर स्टेट के ऊपर पावर, लॉ बनाने की पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास, डेट इज सेंटर के पास। ओ ठीक है, ये तो हमें समझ आ ही रहा है कि भाई ऑफ कोर्स यूएसए, रशिया, चाइना से कुछ पंजाब में आ रहा है तो उसके ऊपर आईजीएसटी लगेगा। पंजाब के अंदर ही कुछ घूम रहा है तो उसके ऊपर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। पंजाब से हरियाणा कुछ जा रहा है तो उसके ऊपर आईजीएसटी लगेगा। एंड हरियाणा के अंदर ही कुछ घूम रहा है तो उसके ऊपर सी और एस लगेगा। फिर हरियाणा से लद्दाख को जा रहा है आईजीएसटी लगेगा। लद्दाख के अंदर ही, क्योंकि लद्दाख यूनियन टेरिटरी है तो लद्दाख के अंदर ही कुछ घूमेगा तो उसके ऊपर सीजीएसटी और यूटीजीएसटी लगेगा। और यूएसए और रशिया और चाइना के बीच में अपने आप के अंदर कुछ घूमेगा तो उसके ऊपर कोई जीएसटी है ही नहीं, क्योंकि वो इंडिया है ही नहीं, बात ही खत्म। लेट्स गो। आईटीसी का बेसिक कंसेप्ट तो सबको पता ही है, तो आईटीसी के बहुत बेसिक कंसेप्ट में तो हम नहीं जा रहे, ठीक है। आईटीसी तुम्हें पता ही है, जो तुम अपनी गुड्स और सर्विसेज पे परचेज पे जो अपना टैक्स दे के आते हो वो तुम एज अ बिजनेसमैन ऑफ कोर्स अवेल कर सकते हो। कब अवेल कर सकते हो, ऑफ कोर्स अगर तुम वैल्यू एडिशन करके कुछ आगे सेल कर रहे हो, क्योंकि तुम उसका आईटीसी लोगे, अपने आउटपुट टैक्स में से माइनस करोगे और फिर आगे लायबिलिटी गवर्नमेंट को पे करोगे। दैट्स व्हेन यू कैन यूज़ द आईटीसी। ऑलराइट, आईटीसी इसलिए होता है ताकि ये इंश्योर कर सके सिर्फ वैल्यू एडिशन टैक्स हो रही है, सिर्फ वैल्यू एडिशन ही पोर्शन टैक्स हो रहा है। इसके ऊपर एक मास्टर एग्जाम्पल मैं अभी से अभी पढ़ा देता हूँ फटाफट से, क्योंकि इतना हम बेसिक में नहीं है तो सबको समझ आ जाएगी ये। एक मैन्युफैक्चरर होता है, एक डीलर होता है, एक रिटेलर होता है और एक कस्टमर होता है, राइट। मैन्युफैक्चरर ने 10,000 का सामान लिया, उसके ऊपर 1800 जीएसटी भरा, उसने वैल्यू एडिशन कितने की करी, क्योंकि उसने सारा खुद ही बनाया तो उसने पूरे 10,000 की वैल्यू एडिशन करी है, राइट। और उसके ऊपर उसने जीएसटी कितना भर दिया, 1800 रुपये। उसने पूरा वैल्यू एडिशन के ऊपर जीएसटी भरा है, ओके। फिर आगे डीलर के पास वो चीज़ कितने की आई, 10,000 की, उसको कॉस्ट तो 10,000 की पड़ी, और उसके ऊपर उसने 1,000 रुपये की अपनी वैल्यू एडिशन करी और उसका 11,000 का टोटल बन गया। 11,000 के ऊपर उसने 18% जीएसटी कितना दिया, 1980। 1980 के अगेंस्ट ऑफ कोर्स अब उसने वैल्यू एडिशन कितने की करी है, सिर्फ 1,000 रुपये की। और हमें पता है जीएसटी में सिर्फ वैल्यू एडिशन टैक्स होती है, तो इसको टैक्स करने के लिए ही आईटीसी होता है, ताकि सिर्फ वैल्यू एडिशन पर टैक्स लगे। अब उसने 1800 का ले लेगा यहाँ पे वो आईटीसी 1980 में से माइनस करके, तो गवर्नमेंट को देगा सिर्फ 180। अब 180 अगर तुम ध्यान से देखो, जितने की उसने 1,000 रुपये की वैल्यू एडिशन दी है उसका 18% है, ये उसका 18% है, तो उसकी वैल्यू एडिशन पे ही उसको टैक्स टोटल पे करना पड़ा है। ओह, सेम गोज आगे कि अब इसको, ये इसने टोटल कितने की बेची, 11,000 की, जीएसटी को छोड़ के तो इसकी कॉस्ट इतनी पड़ेगी रिटेलर की, क्योंकि जीएसटी का तो आईटीसी मिल जाता है ना, तो कॉस्ट तो 11,000 की है। उसके अंदर उसने 2,000 की अपनी वैल्यू एडिशन करी, 13,000 टोटल हो गया। उसके ऊपर जीएसटी लग गया 18%, 2,340 रुपये। अब फिर से वही बात आ जाती है कि इस बंदे ने वैल्यू एडिशन कितने की करी, 2,000 की, ये जीएसटी कितना पे कर रहा है, मतलब इसको, इसकी टोटल जो सेल वैल्यू निकली है 13,000, उसके ऊपर जीएसटी बनता कितना है, 2,340 रुपये। लेकिन वैल्यू एडिशन तो सिर्फ 2,000 की करी है, तो उसको इंश्योर करने के लिए ताकि उसकी सिर्फ वैल्यू एडिशन पे ही उसको टैक्स लगे,
2340 के ऊपर उसने जो पीछे जीएसटी दिया है 1980 का वो माइनस होगा, और 360 उसकी टोटल टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगी। अगर तुम देखो 2000 का 18% जितनी उसने वैल्यू एडिशन करी उसका 18% ही उसको पे करना पड़ रहा है एट द एंड, डैट इज़ 360। फिर ऑफकोर्स आगे कस्टमर के पास जाएगा 13,000 प्लस 2340 डैट इज़ 15,340, उसकी तो पूरी कॉस्ट है। अब यहाँ पे देखा जाए तो कस्टमर ने ये पूरा टैक्स बियर करा 2340 जितना उसको पड़ा। अब ये 2340 एक्चुअल में है किसका टोटल, देखो 1800 प्लस 180 प्लस 360, ये सारे का टोटल है 2340 जो आगे कस्टमर को पड़ा है। लेट्स गो। आई होप ये बात समझ आ गई होगी। थोड़ा चैट में येस ओके नो कंफर्म कर दो कुछ फटाफट से ताकि हम आगे बढ़ें। इसमें कहीं पे कुछ डाउट, बेसिक्स तो बिकॉज आई एम अज्यूमिंग सबके काफ़ी क्लियर है, बट मैं फिर भी ऑफ कोर्स जो चैप्टर हम कर रहे हैं इसमें, क्योंकि आना तो देखो 2.5-3 मार्क्स का ही है, लेकिन आने को आएगा ही। अभी हम क्वेश्चन आंसर करेंगे तो मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा कि ये कब कब क्वेश्चन आया हुआ है। लेट्स गो लेट्स गो, यस यस, ऑलराइट। मास्टर एग्जांपल ऑफ जीएसटी एंड आईटीसी हमने पढ़ ली जस्ट अभी, ओके। फ्रांस ने ऑफ कोर्स 1954 में स्टार्ट करा था, उसके बाद 140 कंट्री ने जीएसटी अडॉप्ट कर लिया। इररेलेवेंट। 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने पहली बार जीएसटी सजेस्ट करा था। इररेलेवेंट। इररेलेवेंट बोल बोल के मैं सब कुछ पढ़ा दूंगा, मैं बहुत ऐसे मतलब तुम्हारे माइंड के साथ खेलता हूँ। मैं साथ में वो चीज़ भर भी दूंगा कि इररेलेवेंट है, लेकिन सुना भी दी मैंने, ठीक है। लेट्स गो, ठीक है। और जीएसटी ऑफ कोर्स लॉन्च कब हुआ था, 1 जुलाई 2017, ये तो सबको पता है। जीएसटी के फीचर क्या है सर? अब एक बात समझो पहले तो, हम क्योंकि ये बहुत एग्जाम ओरिएंटेड टाइप चल रहे हैं, फीचर्स ऑफ जीएसटी, क्या तुम्हें एग्जाम में ऐसे आने वाला व्हाट आर द फीचर्स ऑफ जीएसटी? नहीं, ये +1 +2 नहीं चल रही है। आईसीए के एग्जाम है, वहाँ पे प्लस ऐसे नहीं आएगा व्हाट आर द फीचर्स ऑफ जीएसटी। वहाँ पे कैसे आएगा कि लेट्स से कुछ ऐसे एक पूछ लेंगे तुमसे कि अंडर जीएसटी बर्डन इज बोर्न बाय द फाइनल कंज्यूमर, डिस्कस, इतना लिख के छोड़ देंगे। अब तुम्हें अगर जीएसटी के कंसेप्ट्स पता है कि हाँ यार जीएसटी में जो बर्डन है वो फाइनल कंज्यूमर पे जाता है, तो तुम इसके ऊपर अच्छा खासा लिख सकते हो। अब ये 3 मार्क्स में भी आ सकता है, 2 मार्क्स में भी आ जाता है। 2 मार्क्स में आया तो आई थिंक इतना राइट है, मोर देन सफिशिएंट है। 3 मार्क्स में आया तो तुम ज़्यादा से ज़्यादा एक आधी एग्जाम्पल दे देना, जैसे मैंने तुम्हें अभी दिए कि जो अल्टीमेट बर्डन था सारा टैक्स का, जो 2340 था, जो 1800 प्लस 180 प्लस 360 था, ये किसके ऊपर पड़ा? कंज्यूमर के ऊपर, क्योंकि उसको पूरा 15,340 पे करना पड़ा। लेट्स गो, ठीक है, ओके। तो हम फटाफट फीचर्स पढ़ लेते हैं क्योंकि ये वैसे ही सबको आते होते हैं। वैल्यू एडिशन टैक्स है, पता ही है, जस्ट अभी मैंने प्रूव करा कि जितनी तुम वैल्यू एडिशन कर रहे हो उसके ऊपर ही लगता है। कंटिन्यूस चेन ऑफ क्रेडिट है, तुमने अभी देखा इस एग्जांपल में कि जब जब उसने जो जितना जितना जीएसटी भरा उतना उतना का आईटीसी हम आगे से लेते गए। इसने 1800 आगे भरा तो इसने 1800 का आईटीसी ले लिया, इसने 1980 आगे भरा तो इसने 1980 का आईटीसी ले लिया। जितना जितना तुम पीछे टैक्स भरते जाओगे उतना तुम आईटीसी लेते रहोगे। तो कंटिन्यूस चेन ऑफ क्रेडिट चलती रहती है। मकल लाड़ ले, आईटीसी पता है ना? गुड, ऑलराइट। आई एम एज्यूमिंग कि तुम बुक खोल के बैठे हो। लेट्स गो। तो बर्डन इज बोर्न बाय द फाइनल कंज्यूमर। अब इस पे आते हैं। भाई तुम्हें पता है कि जीएसटी जो है हर स्टेज ऑफ वैल्यू एडिशन पे लगता रहता है, लेकिन जब जैसे ही लास्ट स्टेज आती है, जब कस्टमर ने आगे कोई वैल्यू एडिशन करके किसी को देनी नहीं होती, तो उसके ऊपर सारा बर्डन आ जाता है, क्योंकि उसके पास पीछे आईटीसी लेने के लिए आगे वैल्यू एडिशन है ही नहीं है, कुछ आउटपुट टैक्स है ही नहीं जिसके अगेंस्ट वो अपना जो टैक्स परचेज पे दे के आए वो आके सेट ऑफ कर ले, नहीं, तो उसके ऊपर सारा बर्डन आ जाता है एट दी एंड। ठीक है, लेट्स गो। डुअल जीएसटी मॉडल, बिकॉज इंडिया का ना यूनिक फेडरल स्ट्रक्चर है। यहाँ पे सेंटर और स्टेट दोनों अपना अपना रेवेन्यू कमाते हैं, दोनों अपने अपने देश चलाते हैं, अपनी अपनी जितनी जितनी उनकी टेरिटरी है। सेंटर ने पूरा इंडिया चलाना है, स्टेट ने ऑफकोर्स अपनी रिस्पेक्टिव स्टेट्स चलानी है। लेट्स गो। तो उसके लिए सेंटर और स्टेट दोनों साइमल्टेनियसली जीएसटी लगाते हैं, तो इसलिए इंडिया में डुअल जीएसटी मॉडल है। अब जैसे फ्रांस है जहाँ पे सिर्फ एक प्रेसिडेंट ही होता है, वहाँ पे सिर्फ एक ही जीएसटी लगता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी अलग नहीं लगता है। ठीक है। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, ये बात बहुत ज़रूरी है जी, ये बात बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर क्वेश्चन भी हम पढ़ेंगे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि भाई जो जीएसटी है वो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। अब इसमें पॉइंट क्या है कि अगर तुम दिल्ली से हरियाणा सेल कर रहे हो तो वो जो उसके ऊपर लगेगा आईजीएसटी, बिल्कुल ठीक है, उसका 50% तो जाता है सेंटर को, ये भी सबको पता है, बचा वो 50% जाता है स्टेट को। लेकिन किस स्टेट को? दिल्ली से हरियाणा सेल हुई है तो किस स्टेट को जाएगा? बिकॉज इट इज़ अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। तो जहाँ पे डेस्टिनेशन हो रही है, जहाँ पे वो गुड्स कंज्यूम हो रही है, इट इज़ अ कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। तो जहाँ पे वो गुड्स कंज्यूम हो रही है, डेट इज़ हरियाणा, तो हरियाणा की गवर्नमेंट को जाएगा वो टैक्स। लेट्स गो। तो जिस जगह के बंदे ने टैक्स दिया उसी स्टेट को टैक्स मिलेगा। तो हरियाणा के बंदे ने एट द एंड कंज्यूम करा ना, हरियाणा के बंदे की इनकम से, उसकी जेब से गया ना वो टैक्स, तो हरियाणा की स्टेट को उसका रेवेन्यू मिलेगा।
लेट्स गो, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया अब, क्योंकि ये एग्जाम में आने वाला है, जो पहले आया भी हुआ है। व्हाट आर द टैक्सेस सब्स्यूम्ड अंडर जीएसटी? क्या वो तुमसे ऐसे हुक्का बुक्का पूछ सकते हैं? यस। क्या वो तुमसे ऐसे स्पेसिफिक पूछ सकते हैं व्हाट आर द सेंट्रल टैक्सेस दैट आर सब्स्यूम्ड अंडर जीएसटी? व्हाट आर द स्टेट टैक्सेस दैट आर सब्स्यूम्ड? यस, वो ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो और ये आया भी हुआ है अभी, जैन 2025 में आया था, लिस्ट एनी 6 स्टेट टैक्सेस विच हैज़ बीन सब्स्यूम्ड अंडर जीएसटी। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन से ऐसे टैक्सेस हैं जो जीएसटी खा गया। देखो, पहले एक्साइज ड्यूटी होती थी, पहले सेंट्रल सेल्स टैक्स होता था, पहले वो कस्टम्स की ड्यूटीज़ होती थी, बहुत सारी एडिशनल ड्यूटीज़ ऑफ एक्साइज या एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम, ये सारी जीएसटी खा चुका है। तो एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स और ये कस्टम की 2-3 ड्यूटीज़, एडिशनल ड्यूटीज़ एंड ऑफ कोर्स जो सीवीडी होती है ना। और ये तुम याद कर लो अगर करना है तो, ठीक है। बट हाँ, ये पॉइंट ज़रूर है कि 4 तो तुम अपने मन में रख ही लो, ठीक है। पेपर में 6 आएगा, बट वो हाफ मार्क्स के लिए होता है, तो इतना कोई टेंशन नहीं है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आ भी गया तो तुम्हें ये पता होनी चाहिए कौन सी। देखो, पहले तो एक्साइज होती थी, एक्साइज कब लगती थी? मैन्युफैक्चरिंग पे, वो हट चुकी है। फिर सर्विस टैक्स लगता था, है ना, और सेंट्रल सेल टैक्स भी लगता था, तुम वो भी लिख सकते हो, CST। उसके अलावा ये लगती हैं एडिशनल ड्यूटीज़ ऑफ कस्टम्स एंड एडिशनल ड्यूटीज़ ऑफ एक्साइज। तो एक्साइज एंड कस्टम जो हम बोलते हैं, तो उसकी एडिशनल ड्यूटी लगती थी। बाकी स्टेट टैक्सेस भी लगते थे, जो अब जीएसटी के अंदर कुचुम हो चुके हैं। कुचुम कौन से हैं? पहले स्टेट वैट लगता था, इंटर स्टेट सेल ऑफ गुड्स पे, और इंटर स्टेट भी। लग्जरी टैक्स लगता था, एंट्री टैक्स लगता था, एंटरटेनमेंट एंड अम्यूजमेंट टैक्स लगता था। मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूं, हम आगे पढ़ेंगे भी। एंटरटेनमेंट टैक्स जो है, वो तुम्हारा जो स्टेट गवर्नमेंट लेवी करती थी वो तो जीएसटी में सब्स्यूम हो चुका है, लेकिन जो लोकल बॉडीज़ लेवी करती थी वो आज भी लगता है। जो लोकल बॉडीज़ लगाती थी वो आज भी लगता है, कुछ भी पंचायत वगैरह लगाती है ना। ओके। एडवर्टीजमेंट के ऊपर कोई टैक्स है, वो भी अब सब्स्यूम हो चुका है। परचेज टैक्स एंड टैक्सेस ऑन लॉटरीज, बैटिंग एंड गैम्बलिंग, ये पेपर में आ चुका है और आ भी सकता है दोबारा। तो कोई इतना वो वाली बात भी नहीं है कि तुम इग्नोर करो या हल्की में लो, ठीक है। ऐसे अपने मन में देखो, एक पुराना टैक्स, एक बेसिक तो तुम्हें याद होगा, नहीं है तो भी कोई नॉर्मल बात है, मतलब बहुत नॉर्मल बात है, इनफैक्ट अच्छी बात है। अगर नहीं याद तो तुम इसको रट्टा ही मार सकते हो। और ऑनेस्टली पहले वैट होता था, देखो तुम ऐसे कुछ ऐसे बना सकते हो, सेल या सील या शीला, सीला, EELA, ओ माई गॉड। स्टेट वैट, एंट्री टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, फिर L से लग्जरी टैक्स एंड A से अम्यूजमेंट टैक्स। तो ऐसे कुछ तुम 5 बना सकते हो। सीला सर, आज भी कौन से ऐसे टैक्सेस हैं जो जीएसटी में सब्स्यूम नहीं है? देखो, बेसिक कस्टम ड्यूटी तो आज भी इंपोर्ट के ऊपर लगती है। तुम आज भी अगर गुड्स इंपोर्ट करोगे तो उसके ऊपर सीवीडी लगती है। CVD 7 को IGST बोलते हैं, लेकिन आज भी जो उसके ऊपर काउंटर वेलिंग ड्यूटी, जो कस्टम ड्यूटी है, वो आज भी लगती है। उसके अलावा प्रॉपर्टी के ऊपर स्टैम्प ड्यूटी लगती है। टबाको, अल्कोहल, उसके अलावा तुम्हारे जो टोबैको और अल्कोहल के ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगती है, वैट लगता है, वो अभी भी लगते हैं। उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी जो है, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर तो जीएसटी लगता ही नहीं है, तो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर अपनी अलग ड्यूटी लगती है। व्हीकल टैक्स एंड प्रॉपर्टी टैक्स जो तुम पे करते हो कार वगैरह खरीदने पे, वो भी लगते हैं। और तुम्हारा डीजल एंड पेट्रोलियम के ऊपर, जो बेसिकली 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं तुम्हारे, और जो टोबैको अल्कोहल है, ये तो वैसे ही जीएसटी से बाहर है। अगर तुमसे कोई पूछे कि जीएसटी से बाहर क्या है, तो तुम क्या बोलोगे? अल्कोहल एंड 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। तो ये तो तुम्हारे डिफ़ॉल्ट तुम्हारे टिप्स पे होना चाहिए कि ये तो जीएसटी से बाहर ही हैं। ऑलराइट। हिस्ट्री ऑफ जीएसटी इज नॉट रेलिवेंट, इंट्रो टू जीएसटी नॉट रेलिवेंट, डेफिशिएंसी इन अर्लियर टैक्स रिजीम इज रेलिवेंट, बिकॉज वो तुमसे पूछ सकते हैं कि भाई व्हाट आर द डेफिशिएंसीज इन अर्लियर टैक्स रिजीम, ये लिस्ट एनी 4 डेफिशिएंसी इन अर्लियर टैक्स रिजीम, ठीक है। तो इसमें लेट्स स्टार्ट विद वेरी ऑब्वियस कि भाई पहले डबल टैक्सेशन होती थी, कि एक्साइज पे, मैन्युफैक्चरिंग पे पहले एक्साइज ड्यूटी लग रही है, फिर उसको जब डीलर बेचता था तो उसके ऊपर वैट लग रहा है, और आपस में ये सेट ऑफ भी नहीं होते थे। तो ऐसे टैक्सेशन के ऊपर टैक्सेशन लगती रहती थी, और ना कोई क्रेडिट था ना कुछ था, ठीक है। तो डबल टैक्सेशन होती थी। कोई चेन ऑफ वैल्यू एडिशन नहीं थी, तो कोई ऐसा नहीं होता था कि भाई इस बंदे ने इतनी वैल्यू एडिशन करी तो वैल्यू एडिशन के ऊपर टैक्स लगेगा, नहीं। टोटल अमाउंट पकड़ते तो उसके ऊपर टैक्स लगाते थे। इसके ऊपर तुम एक एग्जाम्पल समझो कि अगर गुड्स 2000 की मैन्युफैक्चर हो रही थी, तो 2000 की मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगती थी 12.5% और वैट लगता था 14.3%। तो ये लगता कैसे था पता है? ऐसे नहीं लगता था कि 2000 के ऊपर 12.5% एंड 2000 के ऊपर 14.3%, नहीं। 2000 के ऊपर 12.5%, 12.5% हो गया 2000 का 250 रुपये,
तो 2000 प्लस 250, फिर 2000 प्लस 250 डेट इज 2250, फिर 2250 के ऊपर लगता था 14.30%। तो ऐसे डबल टैक्सेशन होती थी। ओह, और स्टेट्स के अपने भी सेवरल टैक्सेस थे भाई, ये भी एक दिक्कत थी कि स्टेट वैट अलग लगाती थी, लग्जरी टैक्स अलग लगाती थी, एंटरटेनमेंट टैक्स अलग लगाती थी, और ऐसे भी नहीं होता था कि एक टाइम पे एक लगेगा, सारे एक साथ भी लग सकते थे, मतलब ऑफ कोर्स अगर वो ट्रांजैक्शन वैसे वाली होगी, तो ये भी वो दिक्कत थी। उसके अलावा भाई इनका ना आपस में वो नहीं था, वैट का क्रेडिट नहीं मिलता था। अब जैसे सेंट्रल सेल टैक्स है, उसके ऊपर जो लगता था, अब उसके अगेंस्ट मान लो किसी ने इंट्रा स्टेट सप्लाई करी तो उसके ऊपर वैट लग रहा है, इंटर स्टेट करी तो उसके ऊपर सीएसटी लग रहा है। अब सीएसटी का जो क्रेडिट है वो तुम वैट के अगेंस्ट यूज़ नहीं कर सकते, तो इट वाज नॉन वैटेबल, तो ऑफ कोर्स भाई उसका क्रेडिट भी नहीं मिल पाता था, तो बहुत दिक्कतें थी। ऑफ कोर्स तुम ऐसे ही याद रख सकते हो कि कास्केडिंग ऑफ टैक्सेस, डबल टैक्सेशन एंड मल्टीपल टैक्सेस, एंड गुड्स आर सब्जेक्टेड टू लाइक बोथ टैक्सेशन एज गुड्स एंड एज सर्विसेज, तो ऐसे मल्टीपल टैक्सेशन थी। तो ऐसे तुम याद रख सकते हो, 3-4 पॉइंट मोर देन सफिशिएंट हैं। ये मैंने लिखा हुआ कि कौन सा किसके लिए होता था। एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चरिंग पे, वैट सेल सेम स्टेट में, सीएसटी लगता था जब अनदर स्टेट में सेल हो रही थी, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती थी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर। ठीक है, बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी ये भी आ सकता है, चांसेस कम है, ज़्यादा चांसेस इन्हीं के हैं कि भाई है ना, कौन से टैक्स सब्स्यूम हो गए, अर्लियर टैक्स रिजिम में क्या प्रॉब्लम थी, और एक जीएसटी काउंसिल के ऊपर आ सकता है, ऐसी चीज़ों के ऊपर आएंगे। लेकिन फिर भी इसको याद कैसे करना है बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी में, 6 पॉइंट्स तो मैं याद रखने हैं, 6 में से 4 तो मैं फटाफट ही बोल देता हूँ अभी के अभी। 2 पॉइंट क्रिएशन के, क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड नेशनल मार्केट एंड क्रिएशन ऑफ अ जीडीपी प्रोडक्ट। ठीक है, उसके अलावा बूस्टिंग इन्वेस्टमेंट, बूस्टिंग एम्प्लॉयमेंट, और बूस्टिंग मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, 3-4 पॉइंट हो गए बूस्टिंग के। और जीडीपी में ग्रोथ, जो कि है भाई, कहीं तो है ग्रोथ, आई एम अज्यूमिंग कि है, तो जीडीपी में ग्रोथ भी है। उसके अलावा रेवेन्यू भी बूस्ट होता है, ऑब्वियसली बात है, और ई कॉमर्स को बूस्ट मिलता है। लेकिन तुम इसमें याद कौन से रखो, एक तो 2 पॉइंट ईज के कि टैक्स कंप्लाइंस ईजी होगी, ये तो जेन्युइनली हुआ है, क्योंकि पहले तो कितनी सारी रिटर्न्स भरनी पड़ती थी एक ही बंदे को, हो सकता है वो मैन्युफैक्चर भी कर रहा है और हो सकता है वो दूसरी जगह सेल भी कर रहा है, तो उसी बंदे को एक्साइज की रिटर्न भी भरनी है, उसी बंदे को सीएसटी भी भरनी है, उसी बंदे को वैट भी भरनी है, तो कितनी दिक्कत है सोचो। और अब टैक्स कंप्लाइंस ईजियर हो गई है, एक जीएसटी रिटर्न भरनी है और बात खत्म, बिजनेस करना भी ईजी हो गया। तो ये 2 पॉइंट ईज वाले हो गए। 2 पॉइंट तुम्हारे बूस्ट वाले हो गए, बूस्ट टू मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, बूस्ट टू एम्प्लॉयमेंट, बूस्ट टू इंडस्ट्री, ऐसा कुछ। ठीक है, अब आ जाते हैं सर हम कि जीएसटी में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कौन सी। एक तो आर्टिकल हमारा 265, यहाँ तक कोई डाउट किसी को, यहाँ तक कोई डाउट किसी को, यहाँ तक किसी को कुछ भी पूछना है, यहाँ तक किसी को कुछ भी ऐसा लगता है। वैसे तो ऑनेस्टली बताऊँ, अभी तक जो हमने पढ़ा है डैट इज़ ऑफ कोर्स, वैसे तो ठीक है, एग्जाम में आने के लिए कुछ भी आ सकता है, तो उस चीज़ के भरोसे में मत रहो। कभी भी किसी भी टीचर को नहीं पता होता एग्जैक्टली कि कौन सा चीज़ एग्जाम में उठ के आ जाएगी, वो फिर बाद में बोल देते हैं अरे हमें तो लगा था ये सी कैटेगरी है, फिर एकदम से आ जाता है एग्ज़ाम में। ठीक है, थोड़ा एक बार येस नो ओके ऐसा कुछ लिख दो। क्या है ये पाना, क्यों खोना ही है। आशुतोष का डाउट है एक कि सर नहीं, अभिषेक का डाउट है, सॉरी अभिषेक का डाउट है कि सर ये जो एक्साइज ड्यूटी थी, ये वैट थी, इनके ऊपर कुछ ऐसा एग्ज़ाम में आएगा? तो नहीं, इनके ऊपर एग्ज़ाम में कुछ नहीं आने वाला। जो तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है सिर्फ वही, मतलब सिर्फ तुम इतना इनके सिर्फ नाम ही पढ़ लो, डेट इज़ ओनली रेलिवेंट, इसके बाहर कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, जो तुम्हें अभी यहाँ पे दिख रहा है सिर्फ उतना ही रेलिवेंट है। ठीक है, सिर्फ इनके नाम ही सफिशिएंट है। अगर तुम्हें कोई पूछे कि भाई पुराने टैक्सेस में लॉ कौन से थे, और वो भी तुम्हारे नॉलेज के लिए, एग्जाम के लिए चीज़ बिल्कुल रेलिवेंट नहीं है कि पहले टैक्सेस कौन से होते थे, नहीं आने वाला एग्जाम में फॉर श्योर। ठीक है, लेट्स गो। ऑलराइट, गोइंग ग्रेट सम्राट, लेट्स गो। अब आ जाते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी के ऊपर। ठीक है, इनमें से कुछ आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं तुम्हें बता दूंगा कि यार ये तो तुम्हें बाय हार्ट पता होना चाहिए। जैसे 246A, 269A, एक तो ए होता तो तुम्हें वैसे ही पता है भाई, ए का मतलब अमेंडमेंट हुई थी, तो ये तो बहुत रेलिवेंट है। ठीक है, और मैं बताता रहूँगा, जैसे 246A, 269A एंड 279A, ये 3 तो तुम्हें बाय हार्ट पता होना चाहिए। 246A इज़ वेयर जीएसटी वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द 246 सेक्शन, जहाँ पे वो बोल रहा था कि भाई सेंटर और स्टेट्स के पास साइमल्टेनियस पावर है जीएसटी लेवी करने के लिए, तो डेट वाज 246A, जिसने सेंटर और स्टेट को पावर दी थी जीएसटी लेवी करने के लिए।
फिर आ जाता है 269A, जहाँ पे वो बात आई थी कि भाई एक काम करता हूँ, मैं पहले पढ़ा देता हूँ या तो फिर बता देता हूँ, फिर वो तुम्हें ज़्यादा चीज़ रिवीजन की तरीके से हो जाएगी। पहले हम इजी वाले फटाफट पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 265 क्या बोलता है कि भाई कोई भी अथॉरिटी के बिना, जब तक वो चीज़ बेसिकली लॉ में नहीं लिखी, जब तक वो चीज़ तुम्हें ऑथराइज नहीं करी जाती, तुम टैक्स नहीं लगा सकते। तो इसीलिए तुम्हारा जो सर्विस टैक्स जो तुम्हें कभी कभार रेस्टोरेंट में लगता है ना, सर्विस चार्ज, वो तुम मना भी कर सकते हो कि हमें नहीं पे करना, वो बिकॉज वो वेटर को सिर्फ टिप होती है, वो बैक्ड बाय अ लॉ नहीं होता, अंडर लॉ नहीं ले रहे होते वो, तो तुम्हें मना करना होता है वहाँ पे, ठीक है। फिर आर्टिकल 245 है जो बोलता है, जो पार्लियामेंट को और लेजिस्लेचर को पावर देता है, जो बताता है कि भाई स्टेट बाय आर्टिकल 245 द कॉन्स्टिट्यूशन, इनको पावर दी गई है लॉ इनेक्ट करने की, लॉ बनाने की इनके पास पावर है। फिर आर्टिकल 246 था। अब देखो 246A हमें याद रखना है, लेकिन 246A आया क्यों? क्योंकि पहले 246 था, फिर उसको अमेंड किया गया। 246 क्या बोलता था, तभी हमें पता चलेगा कि अमेंड किया गया। भाई 246 क्या बोलता था कि उसका 7th शेड्यूल बोलता था कि भाई देखो 3 लिस्ट हैं, ठीक है। एक बार सारे बैठे, उन्होंने बनाया कि यार देखो 3 लिस्ट हैं, एक यूनियन लिस्ट, एक स्टेट लिस्ट, एक कॉन्करेंट लिस्ट। उन्होंने सिंपल सी बात क्या बोली कि देखो यार, यूनियन लिस्ट में हम वो मैटर्स रखेंगे जिसके ऊपर लॉ बनाने का हक जो है वो पार्लियामेंट के पास है, सेंट्रल के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक्सक्लूसिव राइट है इनके ऊपर लॉ बनाने के लिए। ऐसी सेम स्टेट लिस्ट के ऊपर कि स्टेट गवर्नमेंट के पास एक्सक्लूसिव राइट है इन मैटर्स के ऊपर लॉ बनाने के लिए। और यूनियन लिस्ट में ऐसे हैं जिनके ऊपर दोनों बना सकते हैं लॉ, दोनों बना सकते हैं लॉ। अब ऐसी ऐसी प्रोविजन में, अब तुम देखो पहले हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता था, सेंटर ने भी टैक्स लगाना है, स्टेट ने भी टैक्स लगाना, तो वो जो टैक्सेस वाली चीज़ होती थी वो सेंटर की यूनियन लिस्ट में अलग थी, स्टेट की यूनियन लिस्ट में अलग थी कि तुम अपने अपने टैक्सेस लगाओ। अब तो लेकिन जीएसटी साइमल्टेनियसली लगता है, दोनों साथ में लगाते हैं, तो दोनों साथ में लगाते हैं तो इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को तो अमेंड करना पड़ेगा, क्योंकि पहले सेंटर के पास पावर यहाँ पे थी, स्टेट के पास पावर यहाँ पे थी। अब कैसे लगेगा जीएसटी एक साथ? तो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करा, एंड ऐसा नहीं करा कि उन्होंने कंकरेंट लिस्ट में वो मैटर डाल दिया कि इसके ऊपर अब टैक्स बनाओ, क्योंकि टैक्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, टैक्स के ऊपर तो पूरा देश चलता है भाई। तो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करी। क्यों करनी पड़ी? बिकॉज पहले सेपरेट पावर्स थी सेंटर और स्टेट के पास टू इम्पोज टैक्सेस, बट ऑफ कोर्स अब तो भाई जीएसटी की इंट्रोडक्शन ये चीज़ इंश्योर करना चाहती थी कि भाई दोनों साथ में पावर, साथ में टैक्स लेवी कर सकें। तो इसलिए ताकि वो इंटीग्रेट कर सकें इन टैक्सेस को, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने अमेंड करा और उन्होंने लगाया आर्टिकल 246A, और उन्होंने एम्पावर करा सेंटर और स्टेट को टू लेवी एंड कलेक्ट जीएसटी। तो 246A एक करके पूरा आर्टिकल ही अमेंड हो गया, जो आर्टिकल 246 थे ना, जिसमें पूरा ऐसे लिस्ट दी हुई थी कि नहीं तुम इस पे लगाओ, तुम उस पे, उसके अगेंस्ट एक पूरी अमेंडमेंट करी, जिसमें उन्होंने बोला कि यार सेंटर और स्टेट दोनों साथ में लगाएंगे, अब दोनों साथ में लगाएंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि किसी के पास एक्सक्लूसिव पावर है, दोनों अपने साथ में लॉ बनाएंगे, तो दोनों का एक ही बन जाएगा। तो इसलिए तो आज सीजीएसटी और एसजीएसटी एक्ट चाहे अलग है, लेकिन ऑफकोर्स लगता साथ में, ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स पहले कॉन्स्टिट्यूशन में सेंटर के पास अलग पावर थी, स्टेट के पास अलग पावर थी लॉ बनाने की, पर जीएसटी को इंट्रोड्यूस करते टाइम उनको फील हुआ कि अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, सो एज टू साइमल्टेनियसली एम्पावर सेंटर एंड स्टेट टू लेवी एंड कलेक्ट टैक्स, ठीक है भाई। इसमें 2016 में जो अमेंडमेंट हुई, इसमें तुम्हें याद क्या रखना है, कॉन्स्टिट्यूशन 101, दैट इज 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016, ठीक है। अब इसमें देखो, एक तो ऑफकोर्स कंकरेंट पावर मिली दोनों को, एक उन्होंने बोला कि भाई इंटर स्टेट होगा तो आईजीएसटी लगेगा और इंटर स्टेट होगा तो सीआरएस लगेगा, वो तो डिफाइंड ही था, लेकिन आईजीएसटी उन्होंने बताया। उसके अलावा उन्होंने प्लेस ऑफ सप्लाई बोला कि भाई आईजीएसटी मतलब सेंटर डिसाइड करेगी। तभी तुम देखो कि जो तुम्हारा प्लेस ऑफ सप्लाई वाला सेक्शन है, जो सेक्शन 12 है और जो सेक्शन 13 है, दैट इज कवर्ड अंडर आईजीएसटी एक्ट, और सीजीएसटी एक्ट में सेक्शन 12 कौन सा? टाइम ऑफ सप्लाई वाला, यस, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने बोला कि भाई जीएसटी सबके ऊपर लगेगा अल्कोहलिक लिक्कर को छोड़ के, तो ऐसी ऐसी वही अल्कोहलिक लिक्कर को भी यहाँ पे हटा दिया। पेट्रोलियम और जो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, इनको तुम्हें याद रखना। देखो क्रूड, पेट्रोल, डीजल। क्रूड के अगेंस्ट एक वर्ड लगाओ पेट्रोलियम, डीजल के अगेंस्ट एक वर्ड लगाओ मोटर स्पिरिट, और नहीं, पेट्रोल के अगेंस्ट एक वर्ड लगाओ मोटर स्पिरिट, और डीजल के अगेंस्ट एक वर्ड लगाओ हाई स्पीड। तो क्रूड, पेट्रोल, डीजल। क्रूड कौन सा? पेट्रोलियम क्रूड। पेट्रोल इट इज़ ऑल्सो नोन एज मोटर स्पिरिट, और डीजल को बोल दो तुम हाई स्पीड डीजल। और फिर ऑफ कोर्स नेचुरल गैस और एविएशन टर्बाइन फ्यूल, जिससे जहाज़ उड़ते हैं। तो ये 5 जो तुम्हारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स थे, इनको तुम्हें बाहर रखना है। कौन से? क्रूड, पेट्रोल, डीजल। क्रूड के साथ है पेट्रोलियम क्रूड, पेट्रोल को बोलते हैं मोटर स्पिरिट, और डीजल के साथ है हाई स्पीड डीजल, और ऑफ कोर्स नेचुरल गैस और एविएशन टर्बाइन फ्यूल, क्योंकि जहाज़ भी उड़ाने हैं। लेट्स गो।
सेंटर के पास अभी भी पावर रहेगी भाई टोबैको और टोबैको मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर अपना अपना रिस्पेक्टिव टैक्स लगाने की। जीएसटी के अलावा टोबैको के ऊपर जीएसटी भी लगता है और पुराने टैक्सेस भी लगते हैं, मैं आगे तुम्हें पढ़ाऊंगा अभी। फिर आर्टिकल 279A आया जिसमें बोला जीएसटी काउंसिल बनेगी, ठीक है, और काउंसिल जो है तुम्हारी 15 सितंबर 2016 को बन गई, ठीक है। इसमें जो तुम्हारी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है डैट इज तुम्हारी सीतारमन जी, अभी फिलहाल ऑफ कोर्स जो सीतारमन जी है वो तुम्हारी इस काउंसिल की चेयरमैन है। उसके अलावा जो मिनिस्टर्स इन चार्ज ऑफ फाइनेंस एंड टैक्सेशन है, जो अनदर एक और मिनिस्टर जो नॉमिनेट करा वो भी इसका मिनिस्टर है, वो चेयरपर्सन है बेसिकली। और फिर आ जाती है तुम्हारी जो हर एक स्टेट ने अपना अपना एक मिनिस्टर चुना होता है, अब वो चाहे फाइनेंस मिनिस्टर हो चाहे इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू हो कोई भी हो, लेकिन एक स्टेट का वो मिनिस्टर अपना चूज़ करके भेजते हैं कि भाई ये बंदा जाएगा और ये भी हमारा एक मेंबर है। तो हर स्टेट से एक मेंबर हो गया, ऐसे ही अपना यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होगी, ऐसे ऐसे हो गया, ठीक है। अब भाई साहब ये ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट इश्यूज़ के ऊपर मैटर डिस्कस करते हैं कि भाई जीएसटी किस चीज़ पे लगेगा, किस चीज़ पे नहीं लगेगा, कैसे लगेगा, कहाँ एग्जम्पशन छोड़नी है, कहाँ हमने क्या क्या करना है। फिर आर्टिकल 246A, अब मैं तुम्हें लिटरल 246A पढ़ा रहा हूँ, वो क्या बोलता है, वो बोल रहा है कि 246 और जो 254 था वो भाड़ में गया। नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब होता है उसमें जो भी लिखा था वो भाड़ में गया, जो मैं बोल रहा हूँ वो रहेगा, डेट इज वट नॉट विद स्टैंडिंग मीन्स। एंड सब्जेक्ट टू क्लॉज 2, तो ये जो क्लॉज है इसको मद्देनजर रखते हुए, लेकिन जो 246 और 254 में लिखा है वो भाड़ में गया, लेकिन जो आगे सबसेक्शन 2 में लिखा उसे मद्देनजर रखते हुए लेजिस्लेचर एवरी स्टेट के पास भी पावर है हैव टू मेक रिस्पेक्ट टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी इम्पोज बाय यूनियन और बाय सच स्टेट। तो स्टेट और सेंटर बेसिकली ये पार्लियामेंट एंड स्टेट हैव द पावर टू मेक लॉज ऑन जीएसटी जो यूनियन और स्टेट आगे लगाएगा, ठीक है। लेकिन इंटर स्टेट ट्रेड के ऊपर अभी भी पार्लियामेंट का ही हक है। तभी तुम्हें पता ना जो आईजीएसटी है वो चाहे बाद में 50-50 प्रोपोर्शनेट होता है, लेकिन उसको रखता कौन है, उसको लेवी कौन करता है, उसको कलेक्ट कौन करता है, सेंटर। तो उसको लगाता जो तुम में ऊपर टैक्स लगता है वो सेंटर लगाती है आईजीएसटी, और उसको कलेक्ट भी है सेंटर करती है, फिर उसको बाद में डिस्ट्रीब्यूट करती है सेंटर ही डिस्ट्रीब्यूट करती है आगे स्टेट में। और डिस्ट्रीब्यूट करने की प्रोविजन कहाँ पे है, डेट इज अंडर आर्टिकल 269A, जो बोलता है कि भाई आर्टिकल 269 क्या बोलता है कि जो इंटरस्टेट के ऊपर जो जीएसटी लेवी हुआ है वो लेवी और कलेक्ट करेगी गवर्नमेंट, डेट इज योर सेंटर, और फिर उसको आगे अपोर्शन कर दिया जाएगा सेंटर में और स्टेट्स में एज द मैनर डिसाइडेड बाय द जीएसटी काउंसिल। तो जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन के ऊपर जो लॉ में रेशो लिखी हुई है, अभी तो ऑफकोर्स 50-50 लिखी हुई है, तो सिंपल सी बात है, ठीक है। उसके अलावा इंपोर्ट ऑफ गुड जो तुम्हारा होता है, जो तुम्हारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों ही बेसिकली आईजीएसटी के ऊपर है, वो भी लिखा हुआ है। और एक यहाँ पे बात लिखी हुई है, ये तुम थोड़ा सा ध्यान से समझ लो क्योंकि ये समझने वाली चीज़ है। वेयर एन अमाउंट कलेक्टेड एज आईजीएसटी हैज़ बीन यूज फॉर द पेमेंट ऑफ एसजीएसटी और वाइस वर्सा, कि मतलब एसजीएसटी की पेमेंट कलेक्ट हुई और इट हैज़ बीन यूज्ड अगेंस्ट फॉर द पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, दोनों केसेस में वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट का पार्ट नहीं बनेगी। एग्जांपल लेता हूँ सिंपल सी, एक बंदे ने इंटर स्टेट परचेज करी, मतलब पंजाब में बैठा है उसने वेस्ट बंगाल से सेल करी, परचेज करी, तो उसने आईजीएसटी पे करा होगा। अब आईजीएसटी को उसके पास आईटीसी पड़ा, लेकिन उसने वो परचेज करके अपने लोकल पंजाब में ही बेच दी। अब पंजाब में ही बेच रहे तो उसके ऊपर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा, बिल्कुल ठीक है। अब उसने आईजीएसटी का आईटीसी यूज़ करा होगा फॉर द पेमेंट ऑफ एसजीएसटी, तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि जो तुम्हारा आईजीएसटी का पोर्शन तुमने जो सरकार ने ऑफकोर्स पहले कलेक्ट किया होगा, सरकार के पास पहले तो पेमेंट गई होगी ना, तभी वो बंदा आईटीसी ले रहा है ना, जो जिसने खरीदा है। सरकार के पास जो पहले पेमेंट गई है वो बोल रहे हैं कि नॉर्मली देखो सेंटर के पास एक कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है क्योंकि उसने पूरे इंडिया के ऊपर एक फंड चलाना होता है अपना, और स्टेट के पास कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट होता है, ठीक है। उसमें होता क्या है, वही सारा जो उन्होंने सारी अमाउंट उठाई होती है, चाहे लोन से चाहे बोरिंग से, जैसे मर्जी उन्होंने जो भी उनका इनकम और एक्सपेंडिचर है वो सारा इस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और स्टेट में रिकॉर्ड होता है। अब यहाँ पे बात क्या बनी कि अब वो जो तुमने आईजीएसटी कलेक्ट करा, इन्होंने बोला कि यार देखो तुम्हारा आईजीएसटी जो तुमने कलेक्ट करा वो तो यूज़ होगा स्टेट में। अब स्टेट का में यूज़ हो गया का मतलब क्या है, जो बंदा था उसने ऑफकोर्स स्टेट को 100 रुपये देने थे, लेकिन 100 रुपये देने की बजाय उसने अपना आईजीएसटी का आईटीसी यूज़ करा और माइनस कर दिया उसमें से 50, और स्टेट को सिर्फ 50 गए। अब स्टेट कहती है यार मेरी बात सुन आईजीएसटी, तेरी वजह से मेरे 50 रुपये और आते रुक गए, मेरे को तू दे। तो इसलिए उन्होंने बोला है कि जो आईजीएसटी पहले कलेक्ट करा था ना वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि वो जाना तो अल्टीमेटली स्टेट को है,
क्योंकि स्टेट को उसका वो मिलेगा, प्रपोर्शन भी मिलेगा, और ऑफकोर्स जो उसका रेवेन्यू लॉस हुआ है, क्योंकि आईजीएसटी की पेमेंट उसके अगेंस्ट यूज़ होगी ना एसजीएसटी के अगेंस्ट, तो इसलिए वो उसको कंपनसेट करेगी। तो बेसिकली जो आईजीएसटी है, जो पेमेंट ऑफ एसजीएसटी के लिए यूज़ हुआ है, सिर्फ वो वाला पोर्शन विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा रेलिवेंट नहीं, लेकिन लेकिन भाई तुम्हारा सब कुछ कवर करके चलेगा चलेगा। अब आ जाते हैं हम आर्टिकल 279A, डेट इज़ योर जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल में कौन कौन से मेंबर्स हैं? एक तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हमने पढ़ लिया, डेट इज़ योर चेयरपर्सन, डेट इज़ योर निर्मला सीतारमन। फिर उसके बाद आ जाती है अपना यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस इज द मेंबर। सीतारमन के बेसिकली जो नीचे वाला बंदा होता है, जो काइंड ऑफ नॉट एग्जैक्टली बट काइंड ऑफ इज अ सबॉर्डिनेट ऑफ सीतारमन, वो भी एक मेंबर होता है। और ऑफ कोर्स जो हर एक स्टेट ने एक अपना अपना मेंबर चुना होता है, वो ये सारे लोग मीटिंग में बैठते हैं, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग बैठती है। 50% मेंबर जब बैठेंगे तो कोरम कंस्टिट्यूट होगी। लास्ट मीटिंग आई थिंक अभी बैठी थी, जुलाई 25 नहीं सितंबर 25 में बैठी थी, सितंबर 25 में भी लास्ट मीटिंग बैठी थी, है ना। और आई थिंक 56 मीटिंग थी वो, तो सितंबर 25 में बैठी थी। और उसके बाद फिर धड़ाधड़ दिसंबर में नोटिफिकेशन आई थी, तभी तुम्हारे मे अटेम्प्ट के लिए बहुत सारी अमेंडमेंट्स आई हैं, ठीक है। नहीं हाँ, कुछ अमेंडमेंट सितंबर में आ गई थी, इसीलिए वो मे में इनकॉर्पोरेट हो गई, और कुछ तुम्हारी दिसंबर में आई हैं, तो हो सकता है तुम्हारे आगे इनकॉर्पोरेट होंगी सितंबर के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तुम्हें ना कितना का याद रखना एग्जाम के लिए, वो ये है कि तुम्हें वो कैसी चीज़ें पूछ सकते हैं। हाउ आर डिसीजंस फाइनलाइज्ड एट अ जीएसटी काउंसिल मीटिंग, ये पूछ सकते हैं। तो तुम क्या लिख सकते हो, जो तुम्हें नॉलेज है कि भाई एक तो पहले तो 50% लोग जो हैं वो बैठते हैं, तो उनकी कोरम बनती है। कोरम क्या होता है? मिनिमम नंबर ऑफ पीपल रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ मीटिंग। तो ऑफ कोर्स अगर 50% लोग बैठे होंगे तभी मीटिंग स्टार्ट होगी। बैठ गए, फिर उसके बाद क्या होता है? वेटेड वोट्स आती हैं, वेटेड वोट्स। अगर 75% वेटेड वोट्स आर इन फेवर, तो वो चीज़ पास हो जाती है, वो डिसीजन पास हो जाता है। अगर ऑफ कोर्स फेवर में नहीं आ पाई 75%, तो वो डिसीजन पास नहीं होता। अब वो वेट कैसे होता है? देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट की वोट का, जो सीजी का जो बंदा बैठा है एक, उसकी होगी 1/3 वेट। तो मतलब ये क्यों बनाया गया है कि भाई सीजी की तरफ से एक वोट आएगी, तो उसका जो इनटू वेट होगा डेट इज़ 1/3, और स्टेट की वोट का वेट होगा 2/3। तो 2/3 वेट जो है टोटल वोट्स ऑफ स्टेट, उसके अगेंस्ट 2/3 का वेट है, और सेंटर के अगेंस्ट 1/3 का वेट है। ये एग्जाम के लिए इतना रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर न्यूमेरिकल नहीं आने वाला, लेकिन थ्योरी में तुम्हें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि तुम वहाँ पे लिख सको कि देखो यार, पहले तो 50% लोग कोरम कंस्टिट्यूट करेंगे, फिर उनकी जो वेटेड वोट्स हैं, अगर वो 75% वेटेड वोट्स आर इन फेवर, तो वो डिसीजन पास होगा। अब वो वेटेड वोट्स कैलकुलेट कैसे होती हैं कि सेंटर की वोट का वेट 1/3 है, स्टेट्स की वोट का वेट 2/3 है। तो अगर बहुत सारी स्टेट्स फेवर में होनी चाहिए, ऑफ कोर्स इसके ऊपर एक कैलकुलेशन भी बैठी हुई है, आई थिंक 22-23 स्टेट्स अगर फेवर में होती हैं, तो वो ऑफ कोर्स फिर वो बिल पास हो जाता है। लेकिन अगर उससे कम हुई हैं, अगर सिर्फ 20 या 19 स्टेट्स फेवर में हुई हैं, तो वो बिल पास नहीं होता, ऐसे होता है। और सेंटर का तो वेट ऑफ कोर्स होना ज़रूरी है, बिकॉज सेंटर की वोट का वेट अगर 1/3 है, तो इसका मतलब 1 × 1/3, तो मतलब 33% तो यही है। अगर 33% नहीं है, तो 75% कैसे बनेगा? 100 में से 33 तो पहले ही चला गया। तो सेंटर का फेवर में होना ज़रूरी है। फिर स्टेट्स का देखेंगे अपन कि कितनी स्टेट्स फेवर में, उनका वेट देखा जाएगा, और अगर वो 75% वेटेड वोट्स आ गई, तो वो बिल पास हो जाता। ये क्वेश्चन, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, तो तुम इसको उस अकॉर्डिंग पढ़ लो। ये वाला नहीं आया, सॉरी, ये वाला आया हुआ है। नहीं, आगे यहाँ पे है, सॉरी। तो तुम ये पढ़ लो, ये फटाफट से सेल्फ रीड कर लो, जल्दी से सेल्फ रीड कर लो कि जीएसटी काउंसिल को एक मैकेनिज्म बैठाना पड़ेगा, ताकि अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है, किसमें सरकार में, मतलब सेंटर में और स्टेट्स में, सेंटर में और किसी स्टेट में डिस्प्यूट होता है आपस में, तो उसको एडजुडिकेट करने के लिए, मतलब उसको काइंड ऑफ कह लो रिजॉल्व करने के लिए, उसको आगे फर्दर उसकी सुनवाई बिठाने के लिए एक मैकेनिज्म बिठाना पड़ेगा काउंसिल को, कि सेंटर और स्टेट में कोई दिक्कत होगी, या सेंटर में, स्टेट में, और मोर देन वन स्टेट में। मतलब ऐसा है, मतलब उन्होंने सारे केसेस कवर करे कि सेंटर में या स्टेट में कोई दिक्कत हुई, सेंटर में, स्टेट में, या और भी स्टेट्स में दिक्कत हुई, तो मल्टीपल लोगों में दिक्कत हो सकती है, या एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कोई दिक्कत हो सकती है ना।
तो इन लोगों में आपस में कोई भी डिस्प्यूट हुआ तो उसको एडजुडिकेट करने के लिए एक मैकेनिज्म बिठाना पड़ेगा, ये तुम्हारा काउंसिल बोलता है। तो तुम्हें ये ध्यान रखना है। फिर अब आ जाते हैं काउंसिल किस चीज़ के ऊपर रेकमेंड करता है। ये एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन तुम्हें फिर भी पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पूछने को भाई देखो ऐसे कुछ भी पूछ सकती है, तो तुम इस भरोसे तो कभी मत रहना कि अगर किसी ने बोल दिया एग्जाम के लिए थोड़ा कम रेलेवेंट है, तो कम रेलेवेंट में भी वो चीज़ आ गई तो भाई आ गई, सीधी बात। लेकिन अपने को फुल तैयारी करके जानी है कि भाई काउंसिल रिकमेंडेशन देता है यूनियन और स्टेट्स को किन चीज़ों के ऊपर, टैक्स किसके ऊपर लगाना है, एग्जाम्शन किसको देनी है ना। इसके ऊपर मैं ना हाईलाइटर ही चला देता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। यस टैक्स सरचार्ज किसके ऊपर लेवी करना है, एग्जाम्शन किसको देनी है, ठीक है। उसके बाद थ्रेशोल्ड लिमिट क्या रखनी है, रेट क्या रखने हैं, कोई स्पेशल रेट रखना है कि अगर कोई डिज़ास्टर चल रहा है ताकि उस स्टेट को रेवेन्यू ज़्यादा पहुंच सके, क्योंकि उसको सरकार को फिर हेल्प करनी है वहाँ पे जहाँ पे डिज़ास्टर आ चुका है। तो ये सब चीज़ों के लिए। उसके अलावा जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं हमारी 10-11, जो यहाँ पे याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो चैप्टर वाइज याद रखनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे टोटल याद रखने का कोई पॉइंट नहीं है। और भी कोई मैटर ऐसा जो काउंसिल डिसाइड करे तो इसके ऊपर रिकमेंडेशन देते हैं। अब ये पर्टिकुलर क्वेश्चन तुम्हारा एग्जाम में आया हुआ है तो तुम देख लो एक बार। नो एक्ट और प्रोसीडिंग ऑफ द जीएसटी काउंसिल शैल बी इनवैलिड मेयरली। ये क्वेश्चन क्या है कि जीएसटी काउंसिल ने अगर कोई डिसीजन ले लिया तो वो सिर्फ इन वजहों से इनवैलिड नहीं माना जाएगा। कौन सी वजह से, कौन सी वजह से, मैं यहाँ पे हाईलाइटर यूज़ कर लेता हूँ। हाँ, कि कोई वैकेंसी थी भाई, कि किसी की सीट खाली थी, है ना। मान लो एक स्टेट में उन्होंने जो मिनिस्टर चूज़ करना था वो अपना वो भी चूज़ ही नहीं करा, तो उसकी सीट खाली थी। अब उस चक्कर में भाई काउंसिल की मीटिंग ही नहीं बैठेगी क्या? मतलब 31 स्टेट्स हैं यार, जीएसटी के हिसाब से 31 स्टेट्स हैं, 28 नॉर्मल और जो 3 तुमने पढ़ी थी दिल्ली, पौंडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर, वो भी स्टेट्स गिनी जाती है ना। तो 31 स्टेट्स हैं। अब वो स्टेट्स का क्या मतलब, तुम मिनिस्टर जब तक बैठेगा नहीं सारी स्टेट्स में तब तक मीटिंग ही नहीं कराओगे क्या? तो इसलिए कोई भी वैकेंसी हो सकती है। किसी की अपॉइंटमेंट में कोई डिफेक्ट हो सकता है कि बंदा गलती से हमने बना दिया था मिनिस्टर, लेकिन उसकी अपॉइंटमेंट में कोई ना कोई दिक्कत रह गई, या कोई भी प्रोसीजरल इरेगुलरिटी, मतलब यार फॉर्मेलिटी का कोई प्रोसीजरल लैप्स हो सकता है। उस चक्कर में तुम पूरा डिसीजन थोड़ी ना बोलोगे इनवैलिड है। ओह, तो ऐसे 3 रीजंस की वजह से जीएसटी काउंसिल का मीटिंग इनवैलिड डिसीजन जो है इनवैलिड नहीं डिक्लेयर किया जा सकता। तो ये तुम 3 रीज़न एक बार दोबारा पढ़ लो खुद और इसको रट्टा मारो। एक तो भाई डिसीजन इनवैलिड कब नहीं होगा कि कोई सीट पे वैकेंसी थी, किसी की अपॉइंटमेंट में ही डिफेक्ट था, और कोई भी प्रोसीजर इरेगुलरिटी थी, कोई भी प्रोसीजरल लैप्स था, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ जीएसटी तुम्हारी आर्टिकल 366 में दी गई है, ये इतनी ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है। सिंपल सर्विसेज तो सिंपल सी बात है कि कोई भी चीज़ जो गुड्स नहीं है वो सर्विसेज है और गुड्स की डेफिनेशन में वही बात है कि कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी है, कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी है, कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी है तो वो गुड्स है। सिंपल इतना याद रख लो। और ऑफ कोर्स अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन को बाहर रखा गया है एक्सेप्ट, ठीक है। ओके, अब आ जाते हैं कुछ स्पेशल टॉपिक्स भी हमारे जीएसटी के अंदर। कुछ स्पेशल टॉपिक्स जैसे वही टोबैको, अल्कोहल, नारकोटिक्स। देखो, क्योंकि टोबैको के ऊपर क्या है, टोबैको के ऊपर क्या है, जीएसटी भी लगता है। टोबैको के ऊपर जीएसटी भी लगता है और सेंट्रल एक्साइज भी लगता है। ओह सर, क्या एग्जाम में आ सकता है? देखो, बड़ा क्वेश्चन थ्योरी सब्जेक्टिव नहीं आएगा, अगर आ गया तो एमसीक्यू आएगा ज़्यादा से ज़्यादा, सीधी बात। तो यहाँ पे तुम क्या बोलोगे, जीएसटी एज वेल एज सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी इज लेविएबल। जीएसटी एज वेल एज सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी इज लेविएबल। टोबैको के केस में तुम्हें पता होना चाहिए कि टोबैको के केस में जीएसटी भी लगता है और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी लगती है मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। सेंटर ने अभी तक अपना हक नहीं छोड़ा है टोबैको के ऊपर, ये हमने एक आर्टिकल में भी पढ़ा था ऊपर। लेट्स गो। फिर उसके बाद अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ये तुम्हें ये तो पता ही है कि जीएसटी से बाहर है, ये तो तुम्हें पता ही है कि जीएसटी से बाहर है। अब फिर इसके ऊपर लगता क्या भाई, इसके मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर भी लगता है और उसकी सेल परचेज के ऊपर भी लगता है। मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर क्या लगती है भाई, एक्साइज ड्यूटी। अब देखो, तुम स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगती है तो तुमने अगर कहीं दारू की बोतल या ऐसा कुछ देखा होगा तो उसके ऊपर क्या लिखा होता है, फॉर कंजम्पशन इन पंजाब ओनली, या फॉर कंजम्पशन इन हरियाणा ओनली, या फॉर जिस भी तुम बेसिकली स्टेट से खरीदोगे या जिस भी यूनियन टेरिटरी से खरीदोगे वहाँ पे लिखा होता है फॉर कंजम्पशन इन दिस पर्टिकुलर रीजन ओनली। क्यों? क्योंकि भाई उसकी स्टेट ने, वहाँ की बंदे ने टैक्स दिया होता है,
तो वो उसी की स्टेट का रेवेन्यू बनता है। तो अगर वो चीज़ बाहर बिकेगी ना, तभी तो रेट तुम देखोगे हर जगह का अलग है। यहाँ पे पंजाब में बोला जाता है कि चंडीगढ़ से दारू ले, वहाँ पे सस्ती मिलती है, क्योंकि चंडीगढ़ में अलग यूनियन टेरिटरी है, तो वहाँ पे अलग एक्साइज ड्यूटी के रेट्स है, तो वहाँ पे दारू बहुत सस्ती मिलती है और पंजाब में महंगी मिलती है। तो ऐसे चीज़ें होती हैं। और जीएसटी तो दोबारा है ही है। और सीएसटी और वैट लगता है। सीएसटी भाई अगर तुम इंटर स्टेट सेल करते हो, और वैट कब, जब तुम इंट्रा स्टेट सेल करते हो, सेम स्टेट में सेल करते हो, तो वो सीएसटी और वैट तो अभी भी लगता ही है। बेसिकली अल्कोहल के ऊपर जीएसटी नहीं लगता, लेकिन सीएसटी वैट और एक्साइज ड्यूटी लगती है। टोबैको के ऊपर जीएसटी और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी दोनों लगती हैं। ओपियम, इंडियन हेम्प एंड अदर नार्कोटिक ड्रग्स, मतलब बेसिकली नशे, नशे देखो ऊपर क्या सारी घटिया चीज़ें रखी हुई भाई सरकार ने अपने पास। तुम्हें क्या लगता है ये क्यों चलती हैं आज की डेट में भी? आईटीसी या ऐसे इंडियन टोबैको कंपनी या जो भी ये बीड़ी बंडल, ये इतना जो तंबाकू, ये इतना इनकी एडवर्टीजमेंट, ये वो क्यों चलती है भाई? क्योंकि सरकार को इनसे फ़ायदा बहुत है। ये जो गुटखा, पान मसाला, ये सब चीज़ें बिकती हैं ना, ये टोबैको एंड अदर प्रोडक्ट्स के ऊपर देखो भर भर के टैक्स लग रहा है। अल्कोहल, दारू के ऊपर भी भर भर के टैक्स है। फिर ये जो नशे हैं इनके ऊपर भी भर भर के टैक्स है, क्योंकि उसके ऊपर भी एक्साइज ड्यूटी लगती है और जीएसटी भी लगता है। तुम्हारी जो एक 10-20 रुपए की सिगरेट आती है ना, वो बनती पता कितनी सस्ती है, लेकिन उसके ऊपर प्रॉफिट मार्जिन और फिर उसके ऊपर ये एक्साइज ड्यूटी भी और उसके ऊपर जीएसटी भी, ये सब लगने के बाद तुम्हें मिलती है। तो बहुत इसके अंदर टैक्सेस छुपे हैं, तभी ये चीज़ चाहे जितनी मर्जी जान ले वो बंद नहीं होती ये चीज़। ठीक है। एंटरटेनमेंट टैक्स मैंने तुम्हें पहले बताया था कि जो स्टेट गवर्नमेंट ने लगाती है वो तो जीएसटी के अंदर सब्स्यूम हो चुका है, लेकिन जो लोकल बॉडीज़ लगाती हैं वो आज भी लगता है, आज भी लगता है। लेट्स गो, वो आज भी लगता है। पेट्रोलियम क्रूड जो है तुम्हारा, जो तुम्हारे 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, कौन से थे? क्रूड, पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस और एविएशन टर्बाइन फ्यूल। पेट्रोल क्रूड के साथ था पेट्रोलियम क्रूड, पेट्रोल को बोलते हैं मोटर स्पिरिट, और डीजल के साथ था हाई स्पीड डीजल। लेट्स गो, ये जो तुम्हारे हैं ये भाई देखो जीएसटी से तो बाहर है, ये तो बात क्लियर है अपने को पहले से। और इनके ऊपर भी सेम अल्कोहल की तरह सीएसटी और वैट अभी भी लगता है, और इनके ऊपर अल्कोहल की तरह ही सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी अभी भी लगती है। तो बेसिकली अल्कोहल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर सिंपल तुम्हें याद रखना कि ये दोनों जीएसटी से बाहर हैं, और इनके ऊपर सीएसटी और वैट लगता है इनकी सेल परचेज के ऊपर, इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट, और मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती है। और जो तुम्हारे टबैको और जो नशे हैं, नार्कोटिक ड्रग्स, इनके ऊपर जीएसटी तो लगता ही लगता है। टोबैको के ऊपर सेंट्रल एक्साइज और नशों के ऊपर स्टेट एक्साइज लगता है। ओके। कंपेंसेशन सेस, अगर तुम्हें पता हो कि भाई सरकार को स्टेट्स का जो रेवेन्यू लॉस हुआ था स्टार्टिंग में, उसको कंपेंसेट करने के लिए लाया था। स्टार्टिंग में तो ये सिर्फ 5 साल के लिए आया था, तो ऑफकोर्स जुलाई 17 में जीएसटी आया था, तो जून 22 तक चलना था, ये 5 साल के लिए था। लेकिन फिर अब इन्होंने 31 मार्च 26 तक इसकी लेवी बढ़ा दी है। ठीक है। और अभी तो आई गेस थोड़ा और बढ़ा हुआ, बट आई थिंक अभी तो जो काउंसिल की मीटिंग हुई थी उसमें सेस खत्म कर दिया था इन्होंने। लेट्स गो। सीबीआईसी हमारी मेन बॉडी है जी, जो जीएसटी पूरा चलाती है, पूरा जीएसटी। पहले आती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके अंदर आती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, उसके अंदर आता है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर नहीं, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, जिसका काम क्या है, सिर्फ रेवेन्यू इकट्ठा करना। तभी तो जो तुम्हारा सीबीआईसी है वो ऐसे जीएसटी और ये सब लेवी करता है। ठीक है। ताकि 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 ये तुमसे जीएसटी चूस सकें, लेवी करता है, लेवी और कलेक्ट करता है तुमसे। ठीक है। लेट्स गो। फिर आ जाते हैं लास्ट हम क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। देखो भाई जीएसटी में तुम्हारी जो गुड्स हैं वो क्लासीफाई करी गई हैं। ठीक है। उनके ऊपर एक स्पेसिफाई रेट लगता है, रेट भी स्पेसिफाइड है। रेट में ऑफकोर्स थोड़े चेंजेस हो गए हैं, 12% और 18% हट चुका है, 12% और 28% हट चुका है। तो 6 और 14 को तुम समझ लो कि है नहीं आज की डेट में। ठीक है। उसके अलावा 40% का रेट भी एक, मतलब यहाँ पे ऑफकोर्स 2020 लिख लो। ठीक है। अब क्लासिफिकेशन जो करी गई है वो किसके ऊपर, किसके बेसिस पे लगती है? इन्होंने क्या करा, हर एक गुड्स का और हर एक सर्विसेज का एक HSN डिफाइन कर दिया। सर्विसेज के केस में SAC, दैट इज सर्विसेज अकाउंटिंग कोड, और HSN हार्मोनी सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, दैट इज फॉर गुड्स। ठीक है। अब उसमें देखो जैसे 8 डिजिट का अगर कोई HSN है, जैसे हम आगे एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है। ये लो, यहाँ से ले लो, ये हैंकर चीफ्स का HSN है, हैंकर चीफ्स का HSN है 62139010। अब इसमें जो 62 है डैट इज़ योर चैप्टर, जो 13 है डैट इज़ योर हेडिंग, फिर 90 इज़ योर सब हेडिंग, और 10 इज़ योर टायरेफ आइटम एग्जैक्टली। तो 8 डिजिट तक वो आइटम तक हम एग्जैक्टली पहुँच जाते हैं। बिकॉज होता क्या है कि जैसे
62 कवर करता है फॉर एग्जांपल बड़ी चीज़, फिर 13 थोड़ा उसको और नैरो करता है, फिर 90 थोड़ा उसको और नैरो करता है, फिर 10 में हमें एक्जैक्टली पता चलता है अच्छा ये वाली आइटम की बात हो रही है। ठीक है, ये तो तुम अगर आर्टिकलशिप में जैसे तुम वो चीज़ करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तब तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि अच्छा HSN का ये सेंस होता है। जैसे ये देखो, ऐसे समझो 8451 HSN है, सिर्फ 4 डिजिट HSN, वो क्या कवर करता है, सारी टाइप ऑफ हाउस होल्ड या लॉन्ड्री वॉशिंग मशीन्स इंक्लूडिंग वॉशिंग मशीन्स विच बोथ वॉश एंड ड्राई, तो वॉश एंड ड्राई दोनों लेता है। फिर 845101 जो था, 8451 था ना ऊपर, उसके अगेंस्ट उसके लास्ट में अगर 10 लगा दें, डेट इज़ योर सब हेडिंग लगाने के बाद एग्जैक्टली यहाँ से सिर्फ ड्राई क्लीनिंग मशीन निकल आती है, और उसके भी लास्ट में आकर अगर हम 10 एक और लगा दें तो एग्जैक्ट निकल आती है ड्राई क्लीनिंग मशीन फॉर कॉटन टेक्सटाइल। कितनी एग्जैक्ट हो गई। ठीक है, अभी तक ऊपर सिर्फ 6 डिजिट तक सिर्फ ड्राई क्लीनिंग मशीन थी, उसके अगेंस्ट 2 डिजिट और लगा दिए तो हमें पता चल गया कि यार कॉटन टेक्सटाइल के लिए ये कोड है। ठीक है, कुछ और आर्टिकल्स भी हैं तुम्हारे सिलेबस में, इनको तो तुम खुद ही रीड मार लो, बिकॉज इसमें कुछ वैसे वाला नहीं है वैल्यू एडिशन वाला, सिर्फ काइंड ऑफ इंग्लिश लिखी हुई है, तुम पढ़ लोगे तो तुम्हें एक आइडिया लग जाएगा कि अच्छा ठीक है यार 248 जो है वो क्या बोलता है, 249 क्या बोलता है, 249 क्या बोलता है, मतलब ऐसी चीज़ें बोलते हैं यार कि नेशनल इमरजेंसी हो जाएगी ना, 249 जैसे बोलते हैं कि नेशनल इमरजेंसी हो जाएगी ना जिस, तो फिर अगर सेंटर जो है वो स्टेट लिस्ट के मैटर्स के ऊपर भी लॉ बना सकता है अगर नेशनल इमरजेंसी तक बात पहुंच गई, अगर कोई पब्लिक इंटरेस्ट में कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात हुई, अर्जेंसी हुई, ये ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे होता है तुम्हारा चैप्टर ख़त्म। अब हम आ जाएंगे क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर, छोटा सा एक वो रखते कि किसी को कुछ भी डाउट है तो पूछो। किसी को सो फार कुछ भी डाउट है तो पूछ लो, सो फार कुछ भी डाउट है तो पूछ लो। एनी डाउट्स, एनीथिंग यू वांट आस्क, एनीथिंग यू हैव टू आस्क, प्लीज आस्क, आस्क नाउ। मैं तुम्हें इतने में थोड़ा शेड्यूल बता देता हूँ। देखो, अभी हमने जैसे फर्स्ट चैप्टर का रेलिवेंट बुक से पढ़ा, लेट्स गो, ऑल गुड, ऑल क्रिस्टल क्लियर, लेट्स गो। अभी हमने जैसे चैप्टर 1 पहले मेन बुक से पढ़ा, द रेलिवेंट बुक से, फिर अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे जो जो जितने भी तुम्हारे स्टडी मटेरियल में और जितने तुम्हारे PY और RTP MTP में आए हो, अगर जो भी रेलिवेंट जो पिछले 4-5 अटैम्प्ट में जो तुम्हारे न्यू सिलेबस में कुछ आया है, उसके अलावा हम फिर ऑफकोर्स सेशन थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। नेक्स्ट फिर हम सप्लाई चैप्टर करेंगे सेम तरीके से, मेन बुक फिर क्वेश्चन आंसर्स, और फिर जब ऐसे मान लो फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर हो गए तो उसका फिर एक कंबाइन हम क्या ले लेंगे, रिवीजन, फटाफट से रिवाइज कर लेंगे सारा। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स। ये चैप्टर वैसे तो तुम्हें पता होना चाहिए, ये चैप्टर जो है तुम्हारा एग्जाम में 3 मार्क्स का आएगा मैक्सिमम, 3 से 5 तक का आ सकता है। ठीक है, 2 मार्क्स का भी आ सकता है वैसे, सही बताऊँ तो। अभी इनफैक्ट Jan 26 का जो अटैम्प्ट निकला है उसमें 2 मार्क्स का आया था, एक्सप्लेन सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट, तो उसका आंसर भी फिर 2 मार्क्स का छोटा सा ही था। तो अभी हम सारा पढ़ेंगे। ठीक है, चलो, मेरे हिसाब से तो तुम्हें सारे क्वेश्चन फटाफट आने चाहिए क्योंकि हम सारा कुछ पढ़ चुके हैं। ठीक है, बेनिफिट्स बताओ GST के। अरे सर वो था ना, 2-3 पॉइंट थे बूस्ट वाले, बूस्ट टू एम्प्लॉयमेंट, बूस्ट टू मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, बूस्ट टू इकोनॉमी, एक था अपना ईजियर टैक्स कंप्लायंस एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, एक था वो क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड मार्केट। बस खत्म हो गई बात। तुम्हें इतने 5-6 भी याद हैं तो बात खत्म, पैसा आजम। इसमें सेकंड क्वेश्चन में एग्जांपल्स है तो तुम सेल्फ भी रीड कर सकते हो। मैं फटाफट से एक बार स्क्रीन पे चला देता हूँ ताकि अगर कोई ऑनलाइन देख रहा है तो उसका मिस ना हो, अगर किसी के पास बुक नहीं है अभी। ठीक है, इस क्वेश्चन में बहुत सिंपल सी 2 एग्जांपल दी गई हुई हैं कि भाई साइमल्टेनियसली GST कैसे लगता है। GST के बताओ कि CGST और SGST लगता है तो कैसे लगता है, IGST लगता है तो कैसे लगता है, बहुत सिंपल लिखा हुआ है। ठीक है, अब वो उन्होंने बोला है भाई कि बताओ भाई ज़रूरत क्या थी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने की, ज़रूरत क्या थी ये बताओ, ये बताओ भाई। ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि जो फिजिकल पावर्स थी ना वो सेंटर और स्टेट के पास क्लियरली डिमार्केटेड थी, मतलब क्लियरली लिखा हुआ था कि सेंटर ये टैक्स बनाएगा, ये सेंटर ये पावर्स है सेंटर के पास, ये स्टेट के पास पावर्स है, क्लियरली मेंशन था।
लेकिन कहीं भी ये नहीं था, ओवरलैप नहीं था कि भाई सेंटर और स्टेट मिलके किसी के ऊपर बना सकते हैं, तो इसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो बनती थी ताकि साइमल्टेनियसली लेवी कर सके, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये पहले वाला लिखा हुआ कि भाई सेंटर के पास क्या पावर थी कि मैन्युफैक्चरर के ऊपर एक्साइज लगा दी, स्टेट के पास पावर थी सेल ऑफ गुड्स के ऊपर वैट लगा दिया, ठीक है। तो इसलिए इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी ने ये चीज़ इंश्योर करी कि भाई आर्टिकल 246A आए, और ताकि ये लोग सेंटर और स्टेट साइमल्टेनियसली लेवी कर सके जीएसटी, ठीक है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ज़रूरी थी। अब यहाँ पे बात आ जाती है जो हमने पहले पढ़ी भी है कि जीएसटी जो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, तो कंजम्पशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज के ऊपर लगता है, ठीक है। बात इसकी वैलिडिटी डिस्कस करो। वैलिडिटी भाई पहली बात तो ये कि ये जो गिवन स्टेटमेंट है ऑब्वियसली वैलिड है। देखो तुम ना एक बार हम देखो, रेदर देन हम फटाफट रीड करके आगे बढ़े, हमें ये समझना चाहिए कि देखो ये स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, और आईसीआई तुमसे ना कभी कभार ऐसे आंसर एक्सपेक्ट करती है कि तुम ऐसे ही लिखो, क्योंकि प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। देखो मार्क्स किस चीज़ के मिलते हैं, मार्क्स मिलते हैं तुम्हारी एक तो जो तुम अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन है तो तुम वैल्यू जो लिख के आए उसके, और जो तुम उसके रीजनिंग लिख के आए हो, ठीक है। बात रीजनिंग लिखने के लिए तुम्हारे कंसेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए, तो कंसेप्ट स्ट्रांग होंगे, जैसे हम अभी पढ़ रहे हैं कि मेन बुक से भी और फिर रिवीजन बुक से भी पढ़ लिया, तो दो बार पढ़ लिए तो कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाएंगे, तो कंसेप्ट की टेंशन खत्म। फिर बात आ जाती है प्रेजेंटेशन की, क्योंकि तुम्हें सिर्फ पता होना ज़रूरी नहीं है, तुम्हें एग्जामिनर को कन्वे भी करके आना है वो सेम चीज़ जो तुम्हें पता है, समझ लो। अब वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि जीएसटी जो है वो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, अब तुम्हें भी पता है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, तुम्हें कंसेप्ट आता है। अब उन्होंने बोला डिस्कस द वैलिडिटी ऑफ द स्टेटमेंट, और तुम अगर एक्सप्लेन ही करने पे उतरा है फटाफट से कि हाँ जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स क्यों है, या डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का मतलब क्या है, सीधा ये एक्सप्लेन करने उतरा है, तो तुमने उसका क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं ढंग से। उसका क्वेश्चन क्या था कि स्टेटमेंट की वैलिडिटी डिस्कस करो कि ये स्टेटमेंट वैलिड है क्या, तो तुम्हें पहले तो ये लिखना कि हाँ यार स्टेटमेंट तुम्हारी वैलिड है या इनवैलिड है, पहले ये लिखना है। तो तुम बोलोगे कि हाँ भाई स्टेटमेंट जो है तुम्हारी ये तो वैलिड है जी, कि ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स तो है। फिर तुम उसमें समझाओगे कि डेस्टिनेशन टैक्स का मतलब क्या होता है कि भाई देखो जो टैक्स उस टैक्स अथॉरिटी को जाएगा, उस ज्यूरिसडिक्शन को जाएगा जहाँ पे वो चीज़ फाइनली डेस्टिन्ड करेगी, जहाँ पे वो चीज़ कंज्यूम होगी, जहाँ पे उसका प्लेस ऑफ कंजम्पशन होएगा, जिसको हम प्लेस ऑफ सप्लाई भी बोलते हैं। ऑफ कोर्स प्लेस ऑफ सप्लाई किसी स्टेट की निकल के आती है तो उसका मतलब यही होता है कि यहाँ पे वो चीज़ कंज्यूम हुई है, तो जहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई निकल के आती है उस स्टेट को रेवेन्यू जाता है, ठीक है। बात लेट्स गो। फिर उन्होंने साथ में एग्जाम्पल भी दी। अब तुम एक बार समझो, अब तुम्हें ये पेपर में क्वेश्चन आए एग्जैक्टली ऐसे ही उठ के, जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, डिस्कस द वैलिडिटी, तुम्हें पहले तो ये देखना है कि कितने मार्क्स का है। 2 मार्क्स का अगर होता तो जितना तुमने ये पहले लिखा है इतना मोर देन सफिशिएंट है, इतना मोर देन सफिशिएंट है। अगर 3 मार्क्स का होता तो तुम हो सकता है साथ में छोटी सी एग्जाम्पल एक और लिखो, बहुत छोटी सी। और अगर 5 मार्क्स का है फिर तो ऑब्वियसली तुम ये स्टेटमेंट को भी थोड़ा बड़ा लिखो, इसमें भी कुछ अगर ऐड कर सको तो थोड़ा बहुत करो, और एग्जाम्पल भी दो एक बढ़िया सी कि अगर एक बंदा है उसने दिल्ली में गुड्स प्रोड्यूस करी और हरियाणा में बेच दी, ए नाम का बंदा है वो दिल्ली में गुड्स उसने प्रोड्यूस करी और हरियाणा में बी को बेच दी। अब यहाँ पे वो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, गुड्स कहाँ कंज्यूम हो रही है, हरियाणा में, क्योंकि बी हरियाणा में बैठा है। तो यहाँ पे उन्होंने केस समझाया कि भाई जो रेवेन्यू जाएगा वो टैक्स जो एक्रू हुआ है वो किस स्टेट को जाएगा, हरियाणा को, वो किस स्टेट को जाएगा, हरियाणा को, एंड नॉट टू द स्टेट ऑफ दिल्ली, फिर उन्होंने समझाया भी कि पहले क्या होता था भाई, प्री जीएसटी रिजिम में ऐसा नहीं होता था। वो कहते हैं प्री जीएसटी रिजिम में क्या होता था, ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन होती थी। ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन कि पहले क्या होता था, अगर दिल्ली वाले ने बनाया तो वो बोलते थे कि यार देखो रिसोर्सेज सारे दिल्ली के यूज़ हुए, दिल्ली के बंदे ने सारा सामान बनाया, रिसोर्सेज दिल्ली के यूज़ हुए, तो दिल्ली वाले स्टेट को रेवेन्यू मिलना चाहिए। लेकिन ये पहले होता था, ये पहले क्या होता था, ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन होती थी। तो अगर सेंट्रल सेल टैक्स लगता है इस पर तो दिल्ली की स्टेट को जाता वो, ना कि एंड नॉट बाय द स्टेट ऑफ हरियाणा को ना जाता, ठीक है। ओके ओ सर इनके ऊपर तो हमें टैक्सेबिलिटी आती है, ये मॉड्यूल का क्वेश्चन है, डेट इज योर लेविबिलिटी ऑफ जीएसटी और अदरवाइज ऑफ द फॉलोइंग। इनके ऊपर बताओ जीएसटी क्या लगता है, कितना लगता है, क्या लगता है, नहीं लगता। एल्कोहल लिखकर सर इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता, एक्साइज लगती है, सेंट्रल एक्साइज मैन्युफैक्चरिंग पे, और इसके ऊपर लगता है सीएसटी और वैट। फिर सर ये 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर भी सेम, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर भी सेम कि इनके ऊपर
जीएसटी नहीं लगता, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग पे एक्साइज लगती है और सेल पे सीएसटी और वैट लगता है। टोबैको के ऊपर सर जीएसटी भी लगता है और स्टेट एक्साइज भी लगती है। स्टेट या सेंट्रल? सेंट्रल भाई साहब, सेंट्रल, सेंट्रल एक्साइज। और नशों के ऊपर, नशों के ऊपर सर जीएसटी भी लगता है। ठीक है, डोंट माइंड माई राइटिंग। उल्टा तुम माइंड क्या करो, उल्टा तुम इससे सीखो कि भाई अगर मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए क्लियर कर ली, इसका मतलब ये है कि आईसीए के एग्जाम में राइटिंग मैटर नहीं करती। कितनी बड़ी लाइव एग्जाम्पल हुआ तुम्हारे सामने। तो नारकोटिक्स वगैरह के ऊपर जीएसटी भी लगता है और स्टेट एक्साइज भी लगती है। यही सब यहाँ पे नीचे लिखा होगा, तो तुम अगर सेल्फ रीड भी करोगे तो मोर देन सफिशिएंट है, नहीं तो बाकी मैंने जो बोल दिया वही है। फिर उन्होंने बोला कि भाई जीएसटी के ऊपर ना देखो, अब देखो दोबारा फिर से वही बात आ गई कि उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दी कि जीएसटी के ऊपर ना सिर्फ वैल्यू एडिशन टैक्स होती है और जो बर्डन है वो फाइनल कंज्यूमर के ऊपर जाता है। ये भी स्टेटमेंट हमें सबको पता कि सच है, ठीक है बात। अब उन्होंने फिर वही बात लिखी, एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ स्टेटमेंट। तो तुम्हारा पहला इंस्टिंक्ट क्या होना चाहिए कि ये स्टेटमेंट वैलिड है या नहीं, तो तुम लिखोगे स्टेटमेंट करेक्ट है या स्टेटमेंट वैलिड है, ऐसा कुछ लिखोगे। फिर तुम उसको समझाना शुरू करोगे कि भाई जीएसटी जो है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स ही है, और इसमें डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स तो चल है ही है, मेन तो इसको वो लिखाना चाहिए था कि राइट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग से लेके कस्टमर तक इसके ऊपर जीएसटी लगता जाता है हर पोर्शन के ऊपर, और आगे वाले बंदे को आईटीसी मिलता जाता है सेट ऑफ करने के लिए, ताकि ये इंश्योर करा जाए कि सिर्फ उसकी वैल्यू एडिशन ही टैक्सेबल टैक्स लग रहा है, कि सिर्फ उसकी वैल्यू एडिशन वाले पोर्शन पे टैक्स लग रहा है। तो सारे स्टेजेस के ऊपर जीएसटी लगता है, लेकिन साथ में क्रेडिट ऑफ टैक्सेस भी मिलता रहता है, ताकि इट इज़ इंश्योर्ड दैट ओनली वैल्यू एडिशन इज टैक्स। अब देखो तुम बात समझो, हम मॉड्यूल की लैंग्वेज तो चेप नहीं सकते, हमें अपनी लैंग्वेज तो वहाँ पे लिखनी है, हम रट्टा तो मार नहीं सकते इतना। तो अपनी लैंग्वेज चेपने के लिए भी ना कुछ मॉड्यूल के कीवर्ड्स हमें पता होने चाहिए, कि जैसे वही बात है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स या ओनली वैल्यू एडिशन इज टैक्सड, है ना, और साथ में क्रेडिट और टैक्सेस भी मिलता है। कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, तो तुम्हें हर जगह कंजम्पशन, फाइनल कंजम्पशन लिखना है। ऐसी चीज़ें तुम्हें ध्यान में रखनी है कि कुछ कीवर्ड जो हैं एग्जामिनर को दिखता रहे। ऐसे तुम हवा में कुछ भी लिखा होगे, जैसे मान लो मैं बताऊँ, इसमें अगर कोई बच्चा जिसने ढंग से क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस नहीं करी होगी, वो पता कैसे लिख के आएगा, सही बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने मॉक टेस्ट भी लिया था, मैंने देखे थे तरह तरह के आंसर। मान लो ये लिखो, अंडर जीएसटी ओनली वैल्यू एडिशन इज टैक्स। वैल्यू एडिशन रेफर्स टू purchase of inputs and then adding certain value to those inputs to make a final output. Suppose a manufacturer purchased a goods for 100 and then sold them for 120, then the value addition is 20. ऐसे लिखते हैं बच्चे, क्योंकि उनको एग्जैक्टली पता ही नहीं है कि भाई तुमसे वो पूछ क्या रहे हो और तुम्हें लिख के क्या आना है। और उनको पता क्या लगता है कि यार सर वैल्यू एडिशन के ऊपर क्वेश्चन था, हम वैल्यू एडिशन पूरा लिख के आए हैं, क्या गलती थी हमारी? यही गलती थी भाई कि तुमने क्वेश्चन की एक तो बात नहीं समझी कि वो एक तो तुम्हें स्टेटमेंट वैलिडेट करने को बोल रहा है, तो तुम पहले तो बताओ कि स्टेटमेंट सही है, फिर तुम उसको ऐसे एक्सप्लेन करो कि वैल्यू एडिशन क्या होता है, नॉट लाइक दिस कि हाँ भाई उसने इनपुट्स खरीदे, उसने आउटपुट बना दिया। नहीं, थोड़ी ऐसी चीज़ें लिख के आओ कि यार लेविड एट ऑल स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। समझ रहे हो? लैंग्वेज देखो भाई, इट इज़ लेविड एट ऑल स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन लिख सकते हो तुम, लेविड एट ऑल स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। ऐसे लैंग्वेज कीवर्ड्स बहुत ज़रूरी हैं। तो तुम ऐसे क्वेश्चंस जब पढ़ोगे तभी तुम्हें पता चलेगा कि अच्छा यहाँ पे ये चीज़ ज़रूरी थी लिखनी, नहीं तो तुम लिखने को तो कुछ भी लिखाओगे भाई। ठीक है, फिर उन्होंने बोला बताओ भाई कौन सी कमोडिटीज़ हैं जिसको जीएसटी से बाहर रखा गया और इनका टैक्सेशन का स्टेटस बताओ। तो हमें पता भाई एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड जो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है तुम्हारे, उनको जीएसटी से बाहर रखा गया। और इनके ऊपर क्या लगता है भाई, इनके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगती है और सीएसटी और वैट लगता है, सीएसटी और वैट लगता है और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती है, ये तो हमें पता ही है। डुअल जीएसटी स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट इंडिया में करा हुआ है, ये हमें पता है सर। क्यों? क्योंकि सर सीजीएसटी और एसजीएसटी साथ साथ में लगता है, सेंटर भी अपना लगाती है, स्टेट भी अपना लगाती है, तो दोनों को साथ में लगता है। और स्टेट लगता है या तो यूनियन टेरिटरी लगता है, एक लगता है ऑफकोर्स, या तो स्टेट में सेल हो रही है तो एसजीएसटी लगेगा, यूनियन टेरिटरी में हो रही है तो यूटीजीएसटी लगेगा, और अगर इंटर स्टेट हो रही है तो आईजीएसटी लगेगा, आईजीएसटी लगेगा फॉर एवरी इंटर स्टेट सप्लाई। लेट्स गो। और फिर वही बात जो हमने पहले पढ़ी है कि इंडिया फेडरल कंट्री है, सेंटर और स्टेट दोनों लगाते हैं पावर, दोनों को पावर्स असाइन करी गई हैं कि तुम टैक्सेस लगाओ, तो दोनों लगाते हैं, और दोनों लगाते हैं तो अकॉर्डिंगली सीजीएसटी और एसजीएसटी साथ में लगता है। लेट्स गो। हाँ, बाकी ऑफ कोर्स यार देखो कुछ चीज़ें तो ना
थ्योरी में तो खास करके ये जो फर्स्ट चैप्टर ये तो प्योर थ्योरी है, क्योंकि तो थ्योरी में तो खास करके कुछ चीज़ें ना तुम्हें कीवर्ड्स जो हैं थोड़ा एक आधी बार पढ़ के ही आएंगे। और तुम्हें मैं बता दूं, कभी भी ना किसी चैप्टर को ऐसे हल्के में मत लेना, अरे ये तो 3 मार्क्स का पूरा चैप्टर है छोड़ो, नहीं भाई, जब पढ़ रहे हो ना तो उसको उस लेवल पे पढ़ो कि हाँ यार अगर ये चीज़ पेपर में आ गई तो मुझे ये चीज़ पता है। अगर ये चीज़ पेपर में आ गई, जब भी तुम कोई क्वेश्चन करने बैठो तो उसको उस लेवल पे पढ़ो कि मतलब ऐसे ही समझ के चलो कि ये सेम क्वेश्चन कल को पेपर में उठ के आने वाला है फॉर श्योर। मान लो तुम्हें किसी ने क्वेश्चन पेपर लीक कर दिया और उसने बोला कि यार पेपर में अभी मई 26 के पेपर में ये चीज़ आने वाली है या सितंबर 26 में ये चीज़ आने वाली है कि अ डुअल जीएसटी हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया इलेबोरेट, ऐसे उसने लिख के छोड़ दिया। तो अगर ऐसे लिख के छोड़ दिया मेरे भाई, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या आने वाला है। आई एम नॉट एनकरेजिंग कि तुम ये सोचने के चक्कर में कि ये यही सेम क्वेश्चन आने वाला है तुम बैठ के इसको पूरा रट्टा मारने लग जाओ, नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कभी भी नहीं होगा तुम्हें। लेकिन इसमें कीवर्ड्स उठाने हैं कि अच्छा यार अगर ये चीज़ सेम कल को आ गई तो मुझे पता है कि इंडिया इज़ ए फेडरल कंट्री जहाँ पे सेंटर और स्टेट्स को साइमल्टेनियस पावर असाइन करी गई हैं टू लेवी एंड कलेक्ट जीएसटी। ऐसे ऐसे भारी वर्ड्स लिखो, लेवी एंड कलेक्ट जीएसटी, सेंटर एंड स्टेट्स हैज़ बीन असाइंड पावर, तो ऐसे ऐसे चीज़ें लिखो, ठीक है। लेट्स गो। फिर आर्टिकल 269A वही कि इंटर स्टेट के ऊपर पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव राइट है टैक्स बनाने का। फिर वो लिखा होता है इसमें कि जो आईजीएसटी है वो पार्लियामेंट लेवी एंड कलेक्ट करेगा और फिर उसको अपॉर्शन करेगा बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स एज पर द लॉ विच इज़ बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ जीएसटी काउंसिल। फिर इसके ऊपर वो लिखा हुआ था कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड स्टेट कि अगर कोई ऐसी पेमेंट है, ऐसा कोई टैक्स कलेक्ट करा है जैसे आईजीएसटी कलेक्ट करा है विच इज़ यूज फॉर द पेमेंट ऑफ एसजीएसटी, और एसजीएसटी कलेक्टेड विच इज़ यूज फॉर द पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या स्टेट का पार्ट नहीं बनेंगे। 69 यार, 69 दोनों का मिलना बहुत ज़रूरी है, दोनों की खुशी रहनी चाहिए। 69 आर्टिकल 269A 69 आ गया तो तुम्हें ये तो याद होना चाहिए भाई कि दोनों खुश रखने हैं, सेंटर और स्टेट दोनों खुश रखने हैं। तो दोनों खुश कैसे रहेंगे कि भाई स्टेट ने बोल दिया कि यार देख अगर तेरी वजह से पेमेंट मेरी कट रही है तो तू मेरे को दे, और सेम सेंटर बोला कि अगर तेरी वजह से मेरा आईजीएसटी कम हो रहा तो मेरे को पेमेंट तू दे, तो दोनों खुश हैं, ठीक है, ठीक है। फिर आर्टिकल 246A जो कि पावर के ऊपर बेस्ड था कि भाई अगर आर्टिकल 246 जो ए है वो क्या बोलता है, वो क्या बोलता है, वो क्या बोलता है। आर्टिकल 246A बोलता है कि बोलता क्या है, वही बात है ना। 246 में पहले क्या थी, यूनियन लिस्ट में यूनियन के पास अलग पावर, स्टेट लिस्ट में स्टेट के पास अलग पावर, कंकरेंट लिस्ट में दोनों के पास कुछ मैटर के ऊपर पावर। लेकिन 246A आया जिसने अमेंड करा, जिसने बोला कि सेंटर और स्टेट जो है वो साइमल्टेनियसली इनके दोनों के पास पावर है, पार्लियामेंट के पास और लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट के पास। अब ये देखो ये भी एक कीवर्ड है कि उन्होंने ऐसे नहीं लिखा सेंटर और स्टेट, नहीं, सेंटर को क्या लिखते हैं पार्लियामेंट, और स्टेट को क्या लिखा लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट हैव पावर विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी, कि भाई जीएसटी इम्पोज करने के ऊपर इनके पास पावर है, यूनियन और सच स्टेट के पास पावर है। फिर उसने बताया कि भाई पार्लियामेंट का एक्सक्लूसिव पावर है इंटर स्टेट के लिए। तुम ये देखो ये जो बात है कि पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है टू लेवी इंटर स्टेट सप्लाई के ऊपर आईजीएसटी, ये 246A में भी लिखी है और 269A में भी लिखी है। ओके लो जी, मॉड्यूल के तुम्हारे सारे क्वेश्चन हो चुके हैं खत्म। अब हम आ चुके हैं किसके ऊपर, अब हम आ चुके हैं आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू के ऊपर। लेट्स गो। अभी तो सिर्फ 1 घंटे की क्लास हुई है और हमारा सब कुछ ख़त्म होने पे भी आ गया भाई। कहीं हम बहुत ज़्यादा तेज़ तो नहीं चल रहे, या कहीं चैप्टर है ही इतना कि इम्पोर्टेंट और इतना छोटा सा चैप्टर कि हमने इतने तरीके से ख़त्म करा है कि हमारा ऑलमोस्ट 1 घंटे के अंदर बढ़िया सा चैप्टर पूरा कवर हो गया। क्या तुम में से किसी को फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन राइटिंग में कहीं कोई डाउट है कि सर क्वेश्चन लिखते ही कैसे हैं या क्वेश्चन आएगा कैसा? क्योंकि मेरे हिसाब से तो इसमें कम चांसेस हैं, बट फिर भी कुछ भी ऐसा कोई डाउट है कि सर ये कीवर्ड्स ही कैसे याद रखें, ऐसा कुछ या कुछ भी डाउट है तो बताओ, नहीं तो फिर हम अपन फटाफट आरटीपी एमटीपी के कितने क्वेश्चन हैं, सिर्फ 4 ही क्वेश्चन है। देखो एक जैन 26 में है, एक जैन 25 में आया, और मई 25 के एक पीवाईक्यू में आया, और एक मई 25 के एमटीपी में आया, बस इतना ही है अगर नॉर्मल सिलेबस की बात करें। ऑल राइट नो ऑल राइट, तो कोई डाउट नहीं है क्योंकि ठीक है फर्स्ट चैप्टर में इतना कुछ वो है भी नहीं है।
अब हम चलते हैं साहब एमटीपी के फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। पहला तो वही है जो हम अभी पढ़ के हटे हैं, तो रिपीट क्वेश्चन ही है कि भाई कौन सी ऐसी गुड्स हैं जो बाहर हैं और इनका टैक्सेशन का स्टेटस क्या है। भाई अल्कोहल बाहर है और पेट्रोलियम बाहर है और इनके ऊपर सीएसटी और वैट और सेंट्रल एक्साइज लगती है। फिर आ जाते हैं मई 25 के ऊपर। ये देखो डेफिशिएंसी, ये देखो अब एग्जाम का क्वेश्चन आ चुका है भाई, मतलब तुम समझ रहे हो, तुमसे 3 अटेम्प्ट पहले ही पूछ के हटे हैं कि बताओ भाई पिछले टैक्स रिजीम में क्या दिक्कत थी, पिछले टैक्स रिजीम में क्या डेफिशिएंसीज थी जिसके करके जीएसटी आया, ये बताओ भाई। तो वही तुम वो बताने उतरो। सर कास्केडिंग ऑफ टैक्सेस होती है, सर डबल टैक्सेशन होता है, सर आपस में वैट का क्रेडिट सेट ऑफ नहीं होता सर सीएसटी से, सर ऐसे सर मतलब सर एक चीज़ को गुड्स और सर्विसेज दोनों बना के टैक्सेशन कर देते थे सर। ये देखो डबल टैक्सेशन हो जाती थी सर, गुड्स और सर्विसेज दोनों बना के। तुम्हें पता है जो आई थिंक कौन सा था, सॉफ्टवेयर था, आई थिंक सॉफ्टवेयर जो था, टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर, इसके ऊपर गुड्स भी माना जाता था इसको और सॉफ्टवेयर सर्विसेज भी माना जाता था कि तुम किसी को सॉफ्टवेयर दे रहे हो तो इट्स अ सर्विस, बट वो सॉफ्टवेयर अपने आप में भी एक कोई चीज़ है तो इट्स अ गुड। तो ऐसे गुड्स और सर्विसेज दोनों मार्क के ऊपर उसके ऊपर टैक्स लगा दिया जाता था, पहले ऐसे होता था, क्रेजी भाई। तो डबल टैक्सेशन गुड्स और सर्विसेज बना के उसके ऊपर कास्केडिंग ऑफ टैक्सेस होती थी, बिकॉज पहले सैनवेट भी लगता था फिर स्टेट लेवल भी लगता था, तो ऐसे। और जब स्टेट लेवल वैट लगता था तो सैनवेट का लोड रिमूव नहीं होता था, तो टैक्स के ऊपर टैक्स लगना, जो हमने एग्जाम्पल भी पढ़ी थी अभी थोड़ी देर पहले, ये वाली हमने एग्जांपल पढ़ी थी ना, ये वाली, कि अगर गुड्स मैन्युफैक्चर हो रही थी तो 2000 की अगर गुड्स मैन्युफैक्चर हुई हैं तो उसके ऊपर भाई साहब एक्साइज ड्यूटी अगर 12.5% लगती थी तो 2000 के ऊपर 12.5% 250 रुपये लगा, फिर 2250 के ऊपर वैट अलग से लगा। वो सेम चीज़ है कि पहले सैनवेट लग गया, फिर सैनवेट का लोड रिमूव भी नहीं होता था भाई, सैनवेट का लोड रिमूव भी नहीं होता था और उसके ऊपर स्टेट लेवल वैट लग जाता था, ऐसा। फिर आपस में ये जो सेंट्रल जो वैट लगाती थी और जो स्टेट लेवल वैट लगता था, वो आपस में उनका कोई सेट ऑफ भी नहीं अवेलेबल था, समझ लो। जैसे जीएसटी में तो आईटीसी ले लेते हो ना तुम, कि तुम परचेज पे जो देखे उसका आईटीसी ले लिया, ऐसा कुछ अवेलेबल भी नहीं था भाई। उसके अलावा ऑफ कोर्स तुम ऐसे कुछ खुद भी लिख सकते हो कि भाई डिफ़िकल्ट टैक्स कंप्लाइंसेज भी थी, कि भाई एक बंदा, एक मान लो एक मैन्युफैक्चरर है जो मैन्युफैक्चरर भी कर रहा है गुड्स और इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट सेल भी करता है, तो उसको सोचो एक्साइज ड्यूटी भी भरनी पड़ रही थी और उसकी रिटर्न भी भरनी पड़ती थी, फिर सीएसटी भी भरना पड़ता था, उसकी रिटर्न भी भरनी पड़ती थी, और स्टेट लेवल वैट भी भरना पड़ता था और उसकी रिटर्न भी भरनी पड़ती थी, तो कितना कुछ करना पड़ता था भाई उसको, ठीक है। और जो सेंट्रल सेल टैक्स था वो भाई नॉन वेटेबल था, तो उसका भाई कास्केडिंग ऑफ टैक्सेस होती थी बिकॉज उसका कुछ क्रेडिट वगैरह मिलता नहीं था, ठीक है। सिंगल ट्रांजैक्शन के ऊपर मल्टीपल स्टेट के ही मल्टीपल टैक्सेस लग जाते थे, स्टेट लेवल वैट अलग लग रहा है, लग्जरी टैक्स अलग लग रहा है, एंटरटेनमेंट टैक्स अलग लग रहा है, तो ऐसा कुछ भी लग रहा था भाई। ये चीज़ें तो बहुत नॉर्मल थी, बट तुम अगर बात समझो कि पेपर में क्या आया हुआ है, डेफिशिएंसीज इन अर्लियर टैक्स रिजीम। ओह, फिर जैन 25 तो मतलब मई 25 से एक अटेम्प्ट पहले, मतलब पर जो भी है जैन 25 में क्या पूछा गया, ऐसे 6 स्टेट टैक्सेस बताओ जो सब्स्यूम हो गए। वही स्टेट लेवल वैट था सर, एंटरटेनमेंट टैक्स था, लग्जरी टैक्स था, अरे वो था ना सीला, ओ हाँ सीला सर, सीला सर, एक तो वो स्टेट टैक्सेस एंड सरचार्जेस, एंटरटेनमेंट टैक्स, एंट्री टैक्स, और एल से था लग्जरी टैक्स, फिर ए से था अम्यूजमेंट टैक्स। अम्यूजमेंट मेरे हिसाब से एंटरटेनमेंट टैक्स में ही आ जाता है, बट स्टिल अम्यूजमेंट टैक्स तुम लिख सकते हो। फिर ऑफ कोर्स वैट जो लगता था, मेन चीज़ वैट कैसे बोल सकते हैं सर, ओह। फिर जैन 26 का एक क्वेश्चन है, डेट इज एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट, सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट अंडर जीएसटी। अब तुम बात समझो, ये क्वेश्चन पेपर में कितने मार्क्स का आया था, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था सर। 2 मार्क्स के लिए हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि वो तो सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट पूछ रहा है, तो हमें पूरा आईटीसी एक्सप्लेन करना पड़ेगा, एग्जांपल देनी पड़ेगी, नहीं भाई 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया है, वहाँ पे तुम्हें अपना टाइम भी उस अकॉर्डिंग लगाना है कि तुम अपना टाइम सेव भी कर सको, बहुत ऑब्वियस ही बात है, ठीक है। तो तुम ऐसे भी कर सकते हो ना, 100 डिवाइडेड बाई 180, ऐसे बहुत लोग करते हैं कि भाई अगर 100 मार्क्स का पेपर है और हमें 180 मिनट मिले हैं तो 1 मार्क के ऊपर हम कितने मिनट लगा सकते हैं, ऐसे ही डिवाइड भी कर सकते हो तुम, ठीक है। तो वही बात है, 1 मार्क के ऊपर आई गेस तुम 180 डिवाइड बाई 100 1.8 मिनट्स लगा सकते हो 1 मार्क्स के ऊपर, ठीक है। बट ठीक है, बट ऐसे तुम बैठ के पेपर में कैलकुलेट करने बैठ गए कि यार 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो मैं
2 नहीं 1.8 का कितना हो गया, 3.6 हो गया, 3.6 मिनट्स लगाता हूँ, ऐसे नहीं चलेगा काम। तो मैं वहाँ पे सोचना पड़ेगा कि यार 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो मुझे 4 लाइनें लिखनी है फटाफट से बस। तो यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है कि जीएसटी के ऊपर भाई जो क्रेडिट जो तुम परचेज पे दे के आते हो, गुड्स और सर्विसेज की परचेज पे दे के आते हो, उसका जो तुम जीएसटी पे करके आते हो उसका तुम क्रेडिट ले सकते हो, ताकि अब यहाँ पे मैं देखो बिना पढ़े अगर बोलूँ, ताकि to make sure that GST is levied on each state of value, each stage of production, so that ITC is provided, so that value addition is only the value addition portion is taxed। ठीक है, तो यहाँ पे तुमने वैल्यू एडिशन भी सुना दिया अपना बहाने से, और तुमने बात भी सही लिखी है, और तुमने ये भी समझा दिया कि भाई सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट होता है कि जो तुम पीछे से लेके आए हो सप्लाई चेन के थ्रू आउट, मतलब वही थ्रू आउट द सप्लाई चेन इज ऑल्सो बेसिकली जो मैंने अभी बोला लेविड एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज ऑल्सो थ्रू आउट द सप्लाई चेन विदाउट ब्रेकिंग द क्रेडिट चेन। तो ऑफकोर्स मैन्युफैक्चरर से रिटेलर, रिटेलर से डीलर, डीलर से कस्टमर, ऐसे ऐसे जो चलता रहता है उसमें कहीं भी चेन नहीं टूटती है, तो ऐसे क्रेडिट पास ऑन होता रहता है। तो द क्रेडिट चेन इज नॉट ब्रोकन इन केस ऑफ इंटरस्टेट सप्लाईज ऑल्सो। अब देखो कुछ भी रैंडम भाई ऐसे की थोड़ी अपनी मर्जी भी होती है कि कुछ भी लिख दिया, एकदम से बात सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट चल रही थी, एकदम से बता दिया कि ये सिर्फ इंट्रास्टेट नहीं होता, इंटरस्टेट भी क्रेडिट की चेन नहीं टूटती है, जो कि अच्छी बात है। बिकॉज तुम पंजाब में आपस में मैन्युफैक्चरर और डीलर और रिटेलर आपस में चल रहे हैं, एकदम से डीलर ने इंटरस्टेट भेज दी और तुम बोलो अब डीलर को क्रेडिट कैसे मिलेगा, क्योंकि उसने पीछे तो सीजीएसटी और एसजीएसटी पे करा अपनी परचेज के ऊपर और आगे उसका आईजीएसटी लग रहा है, तो फिर भी तुम्हें पता सी और एस आईजीएसटी के अगेंस्ट सेट ऑफ होते हैं, तो इसलिए उन्होंने फिर भी ये बात लिख दी, जो कि अच्छी बात है। ठीक है, और यहाँ पे होता है भाई साहब हमारा, यहाँ पे होता है भाई साहब हमारा ये पूरा तुम्हारा चैप्टर ख़त्म। अब फर्स्ट चैप्टर था, ठीक है, तो मैंने भी थोड़ा उस अकॉर्डिंग कराया कि हम पूरा डीप जाएं। कल से जब सप्लाई चैप्टर स्टार्ट होगा वो भी हम डीप जाएंगे। इनफैक्ट सारे चैप्टर हम उस लेवल पे पढ़ने वाले हैं कि मेन बुक से भी पढ़ लिए, फिर उसके क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए, और फिर उसकी हमने क्या कर लिया, फिर उसकी हमने रिवीजन बुक से रिवीजन भी कर ली, ताकि हमारा चैप्टर एक तो डबल टाइम रिवाइज हो गया, क्वेश्चन आंसर्स भी हो गए, और एग्जाम में उसको लिखना कैसे वो भी डिस्कस हो गया। इसके अलावा किसी को कुछ पर्सनली पूछना तो पूछ लो भाई, किसी को कुछ भी पर्सनली पूछना तो पूछ लो। हाँ जी, हाँ जी, ऑलराइट ऑलराइट। अभिषेक बोल रहा है सिर्फ 4 बार ही आया क्या आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू में? यार देखो मैंने तो सिर्फ न्यू सिलेबस के उठाए हैं क्वेश्चंस, ठीक है, तो अगर कहीं भी मान लो 2018 में कभी आया हो, 2019 में कभी पीवाईक्यू में आया हो, क्योंकि स्टार्टिंग में आया ही होगा, तो मैंने ऐसा कुछ अलग से डाला नहीं है। ठीक है, मैंने न्यू सिलेबस पे मेनली फोकस करा है, बिकॉज पुराने सिलेबस में एक तो बहुत सारी अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं, तो अगर मैं पुराना पढ़ाता रहूँगा तो पॉइंट क्या है, और दूसरी बात क्या है कि न्यू सिलेबस तुम्हारे लिए ज़्यादा रिलेवेंट है ना, तो बस यही मेन रीज़न है। बाकी ऑफ कोर्स एक चीज़ बताऊँ, ऐसा तो कभी होता भी नहीं है ना कि 2019 में जो पूछा है वही हो सकता है आ जाए, आने को तो कुछ भी आ सकता है भाई, आने को तो हो सकता है अभी ये आ जाएगा कि नो एक्ट्स और प्रोसीडिंग्स ऑफ द जीएसटी काउंसिल शैल बी इनवैलिड मेयरली बिकॉज ऑफ, तो वो भी आ सकता है, तो वो भी तुम्हें पता होना चाहिए, है ना। क्यों नहीं होनी थी इनवैलिड, बताओ जल्दी से बताओ। सर अगर कोई वैकेंसी है, सर अगर किसी की अपॉइंटमेंट में कोई डिफेक्ट है, और सर अगर कोई प्रोसीजरल लैप्स है, इन 3 कारण के वजह से हमारा जीएसटी काउंसिल का कोई भी डिसीजन विल नॉट बी डिक्लेयर्ड इनवैलिड मेयरली बिकॉज ऑफ दीज 3 रीजन्स: वैकेंसी, डिफेक्ट इन अपॉइंटमेंट एंड प्रोसीजरल लैप्स। तो ऐसे कुछ भी आ सकता है, ठीक है। बाकी कोई डाउट सम्राट, किसी को कोई डाउट, कुछ भी डाउट? मैं एक बार खुद के फ़ोन से भी एक बार फटाफट से ये लॉगिन करके देख लूँ क्या, क्लास कैसी दिख रही है, कैसी चल रही है, कुछ भी जो भी। ये लॉगिन करके देख लूँ क्या, क्लास कैसी दिख रही है, कैसी चल रही है, कुछ भी जो भी। क्वालिटी में अपनी खुद की 720 पे रख के देखता हूँ कि मेरा तो नेट अच्छा आ रहा है। लेट्स गो। द सेशन वॉज ग्रेट, थैंक्स सम्राट भाई, थैंक यू।
लेट्स गो। ठीक है भाई, मैं एक काम क्या करता हूँ इस सेशन में ना, मैं क्या करूँगा, मैं फाइल्स तो मैंने, चलो ठीक है, बुक्स ही अलग से दे दी हैं तो बात ही ख़त्म है। लेट्स गो। ठीक है जी, तो आज का हमारा इंट्रोडक्शन टू जीएसटी वाला सेक्शन तो यहीं ख़त्म होता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू जीएसटी वाला जो सारा सेशन था इतना ही था। एग्जाम के लिए वैसे भी इंट्रोडक्शन टू जीएसटी के ऊपर इतना फोकस हम नहीं करने वाले। जो आगे चैप्टर्स आएंगे, सप्लाई, आईटीसी, एग्जाम्पशंस, उनके ऊपर हम बहुत अच्छा खासा फोकस करेंगे क्योंकि बहुत लंबा जाने वाला है। बुक कहाँ से एक्सेस करें, मैं क्या करता हूँ, बुक कहाँ से एक्सेस करें, मैं तुम्हें क्या करता हूँ, मैं तुम्हें ना यहाँ पे अभी इस ग्रुप की फाइल्स, इसकी ये सेशन की फाइल्स में ना तुम्हें वो ड्रॉप कर देता हूँ। मैं अभी के अभी ड्रॉप कर दूँ, चाहे बताओ क्या क्या ड्रॉप करूँ मैं। एक तो मैं पूरी बुक ही ड्रॉप कर देता हूँ मैं। मैं तुम्हें एक काम करता हूँ, जिन्होंने भी ये सेशन वो करा हुआ है ना, जिन्होंने भी ये पूरा बैच खरीदा हुआ है, उनको मैं तुम्हें मेरी साइट पे, वेबसाइट पे वो दिख रही होगी, रेलिवेंट बुक और क्वेश्चन बैंक की ई बुक, रेलिवेंट बुक और क्वेश्चन बैंक की ई बुक दिख रही होगी। वो ई बुक का मैं तुम्हें एक्सेस मैनुअली दे देता हूँ। तो तुम्हें क्या होगा, तुम्हें तुम्हारी ऐप्स में माई कोर्सेज में दिखेगा, ई बुक्स दिखेंगी तुम्हें, क्वेश्चन बैंक और रेलिवेंट बैंक की पूरी पूरी बुक की। ठीक है, ठीक है, ठीक है क्या, ठीक है ना, ओ बोलो यार, ठीक है ना। लेट्स गो। तुम्हें अभी थोड़ी देर में बेसिकली लगा लो, एक एक घंटे के अंदर अंदर लगा लो, तुम्हें वहाँ पे माई कोर्सेज में तुम्हें सारी बुक्स दिखेंगी, क्वेश्चन बैंक भी और रेलिवेंट बैंक भी। और रिवीजन बुक का भी अपन देख लेते हैं। रिवीजन बुक तो चलो ठीक है, आज उसमें से नहीं पढ़ाया तो कोई टेंशन नहीं है, वो तो तुम तक वैसे भी पहुँच जाएगी सब तक। ठीक है, ऑल राइट, इसी के साथ हम ये सेशन को एंड करते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर तुम यूट्यूब पे जाके देखोगे ना, तो आई थिंक इंट्रोडक्शन टू जीएसटी की मेरी आई थिंक सिर्फ 20 मिनट की एक रिवीजन वीडियो है बस। 20-25 मिनट की, यही बात है। चलो, यहाँ पे हो गया हमारा ऑलमोस्ट 1.5 घंटा। तो अपन चलते हैं, कल मिलते हैं फॉर सप्लाई अंडर जीएसटी, जिसका हम ऑफकोर्स पहले मेन बुक से पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर्स, फिर रिवीजन बुक से भी दोबारा। बुक सामने होता तो मार्क करने से आनी रहती है, बात बिल्कुल ठीक है आपकी। ठीक है, अब देखो यार, अब इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता ऑनेस्टली बताऊँ तो, क्योंकि बुक ऑफ कोर्स डिलीवर होने में जो भी कुरियर वाले जो भी अपना जो टाइम लेते हैं वो तो लेते ही हैं। अब उसमें तो मैं थोड़ा यही कर सकता हूँ कि मैंने ई बुक अवेलेबल करा दी, बाकी तो वो ऑफ कोर्स बुक तुम्हारे पास पहुँचेगी तो तुम उसमें मार्क कर लेना। मार्क करने की इतनी टेंशन क्यों नहीं है, क्योंकि अभी हम दोबारा इसमें पढ़ेंगे और बाकी ये रिकॉर्डिंग्स भी तुम्हारे पास अवेलेबल हैं। इसीलिए तो मैंने तो तुम्हें 2 व्यूज़ दिए हैं, 2 व्यूज़, ताकि तुम बाद में अगर चाहो तो इसको दोबारा से वो प्रिंट हो नहीं पाएंगे। जो ई बुक की एक्सेस तुम्हें ऐप पे रहेगी ना, वो तुम प्रिंट नहीं कर सकते। और तुम प्रिंट, मैं बता रहा हूँ, करवाना भी मत, क्योंकि तुम्हारे पास मैंने जब पूरी बुक्स का तुम्हारे पास पूरा सेट जा रहा है तो तुम प्रिंट मत करवाओ। तुम्हारे पास पूरा बुक्स का सेट जा रहा है ना, तो तुम प्रिंट मत करवाओ। आज 12 हो चुकी है तो आई गेस 2 या 3 दिन में तुम्हारे पास पूरा सेट पहुँच जाएगा, तो तुम उसकी टेंशन मत लो। ठीक है, और ई बुक से अगर तुम्हें कुछ रिवाइज करना है तो कर लेना। बाकी मेरे हिसाब से तुम ये बैच में आ चुके हो तो तुम ये चीज़ भूल जाओ कि तुम्हें कुछ घर पे खुद दोबारा से पढ़ना है। तुम्हें कुछ भी दोबारा से खुद पढ़ना ही नहीं है, तुम्हें यहाँ पे सब कुछ मिलेगा। तुम्हें यहाँ पे अभी दोबारा इस फर्स्ट चैप्टर की पूरी रिवीजन मिलेगी। ठीक है, और रिवीजन बुक से मिलेगी, जहाँ पे हमने एक पेज में पूरा जीएसटी अपना समराइज कर रखा है। ये देखो, इंट्रोडक्शन टू जीएसटी, ये पूरा एक पेज में हमने सारा जो हमने अभी पढ़ा ना, वो सारा एज इट इज़ आ जाएगा। आर्टिकल 279A, 269A, 246A, सब कुछ आ जाएगा भाई, सब कुछ। ठीक है, अल्कोहल के ऊपर क्या लगता है, जीएसटी नहीं लगता है, पेट्रोलियम के ऊपर नहीं लगता, एक्साइज ड्यूटी और वैट लगता है दोनों पे। ओह, फिर टोबैको के ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगती है और जीएसटी लगता है। नारकोटिक्स के ऊपर एक्साइज लगती है और जीएसटी लगता है, वैट नहीं लगता। तो ऐसा हम सब कुछ दोबारा पूरा रिवाइज करेंगे। ठीक है, इसी बात पे आज का सेशन अपन यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं कल फॉर सप्लाई। टाइमिंग्स मैं एक बार ग्रुप में डाल दूंगा, या जो भी है अपन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ऑल राइट,
ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू टुमारो, बाय 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 बाय।